सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 51 बंदूक भेदभाव नहीं करती। याशेन बेस से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक छोटे पहाड़ पर एक गुफा में जू त्यानगे अपनी कुर्सी पर पीछे झुके हुए खुशी से एक धुन गुनगुना रहे थे। हाल ही में उनका मूड काफी अच्छा रहा था। जू परिवार की युवा पीढ़ी के बीच एक अलग पहचान के रूप में वह मिश्र धातु स्तर पर आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें परिवार से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थीं। भविष्य में उनके लिए जू परिवार का कर्णधार बनने का मौका भी मिल सकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक उत्परिवर्ती अंडा खोजा था और हालांकि इसे सबसे पहले लिन परिवार के एक व्यापारी काफिले ने छीन लिया था, लेकिन उन्होंने लिन परिवार के व्यापारी काफिले के मालिक लिन मियाओ को पकड़ लिया था। ये लगभग तय था कि उत्परिवर्ती अंडा अंत में उनके हाथों में आ जाएगा। जू त्यानगे कोई मूर्ख नहीं था, वह लिन परिवार के व्यापारी काफिले की पृष्ठभूमि और संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ था। डार्क बर्ड बेस के तीनों परिवारों के लू परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, जिनके वहां कई लेन देन थे। जू परिवार हमेशा से ही इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे कोई अवसर नहीं मिला। इसके अलावा जू त्यानगे ने सुना था कि लिन जोंगजेंग और लिन जियांगडोंग, लिन परिवार के असली ताकतवर, लगभग 2 महीनों में बेस पर वापस नहीं आए थे और वे शायद बहुत मुश्किल में थे। बेशक भले ही लिन जोंगजेंग और लिन जियांगडोंग आसपास हों, जू त्यानगे को इसकी परवाह नहीं होगी। डार्क बर्ड बेस के लिन परिवार की तुलना उनके अपने जू परिवार से कैसे की जा सकती है। भले ही लिन जोंगजेंग और लिन जियांगडोंग एक साथ आ जाएं, फिर भी वह म्यूटेंट एग का दावा करेगा। म्यूटेंट एग के साथ जू परिवार के युवाओं में से कौन उसका मुकाबला कर सकता है। उसने सुना था कि लिन भाई वफादारी को बहुत महत्व देते हैं और निश्चित रूप से लिन मियाओ की सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसलिए म्यूटेंट एग को वापस पाना लगभग तय था। बॉस, लिन परिवार के एल्डरलेई लोगों को वापस ले आए हैं, लुकआउट भाई रिपोर्ट करने के लिए वापस भागा। ये सुनकर जू त्यानगे की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने फिर भी अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए पूछा, कितने लोग आए थे। एल्डरलेई सहित कुल 3 लोग, भाई ने जवाब दिया। 3 लोग, तो ये लिन जियांगडोंग और लिन जोंगजेंग ही होंगे जो आए हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें विश्वसनीय नहीं हैं, वे आखिरकार गायब नहीं हुए हैं। मैंने सुना है कि उन दोनों के पास कुछ हुनर है, इसलिए हमें उनके साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की जरूरत है, जू त्यानगे ने सोच समझकर कहा। बॉस, वह आदमी खुद को लिन शेन कहता है और दूसरा व्यक्ति उसका रक्षक है, भाई ने जल्दी से कहा। लिन शेन कौन है? जू त्यानगे ने हैरान होकर कहा, उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। लिन शेन लिन परिवार का 5वां बेटा है, परिवार में सबसे छोटा जो पारिवारिक व्यवसाय में शामिल नहीं हुआ है और 20 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद अभी भी बेस म्यूटेशन के बिना है। वह खाने पीने और मौज मस्ती करने के अलावा बिल्कुल बेकार है। उसके बगल में एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बोला, उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। बड़े जो, आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जू त्यानगे को आश्चर्य हुआ कि एल्डर जो जैसा क्रिस्टल बेस पावरहाउस लिन शेन को जानता होगा। मैंने संयोग से उसके बारे में सुना है। जब लू परिवार से लुकिंग पहले डार्क बर्ड बेस गई थी तो उसने कुछ समय के लिए उसके साथ डेटिंग की थी, लेकिन उसके लौटने के तुरंत बाद उनका ब्रेकअप हो गया, एल्डर जो ने कहा। तो ये वही है। एल्डर जो की बात सुनकर जू त्यानगे को याद आया और उसने हंसते हुए कहा, इतना महत्वपूर्ण मामला और लिन परिवार उसे इससे निपटने के लिए भेजता है। ऐसा लगता है कि लिन जियांगडोंग और लिन जोंगजेंग वास्तव में गायब हैं। उन्हें यहाँ लाओ। चूंकि न तो लिन जियांगडोंग और न ही लिन जोंगजेंग आए थे, इसलिए जू त्यानगे को अब उतनी चिंताएं नहीं थीं। लिन शेन का सामना करना, जो केवल सुखों में लिप्त होना जानता था, स्वाभाविक रूप से लिन जियांगडोंग और लिन जोंगजेंग का सामना करने से बेहतर था। पहाड़ की तलहटी में लेई ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, लिन शेन, तुम वास्तव में क्या करने की योजना बना रही हो? अब हमारे पास म्यूटेंट एग नहीं है, क्या वहां जाना मौत को आमंत्रित करना नहीं है? हमें जू त्यानगे के आने से पहले वापस लौट जाना चाहिए और एक दीर्घकालिक योजना के बारे में सोचना चाहिए। पहले तुम वापस जाओ, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? लिन शेन, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे मरने का डर नहीं है। मुझे चिंता है कि तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। मैं नहीं जानता कि परिवार के मुखियाओं को ये कैसे समझाऊं, लेई ने आह भरी। इससे पहले कि लिन शेन कुछ और कह पाती, पहाड़ से कोई चिल्लाया, लिन शेन, हमारे बॉस ने तुम्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन पहाड़ पर चढ़ गया, वेई वुफू उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेई ने खुद से कहा, भगवान हमारी रक्षा करे, उम्मीद है कि कुछ भी गलत न हो। तीनों पहाड़ की पगडंडी पर चढ़ गए, दोनों तरफ कई म्यूटेटर देख रहे थे। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि जू त्यानगे एक डाकू सरदार की तरह एक कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठा हुआ था। उसके पीछे एल्डर जो खड़ा था, जिसके बाल सफ़ेद थे। उन्हें बांध दो, जू त्यानगे ने अपने ऊंचे स्थान से आदेश दिया, लिन शेन को ठंडी निगाहों से देखते हुए। उसने सोचा कि लिन शेन जैसा आश्रय प्राप्त बच्चा, जिसने कभी दुनिया को नहीं देखा था, उसे आसानी से डराया और बहकाया जा सकता है,
इसलिए उसका पहला कदम उसे डराना था। आखिरकार वे तीनों ही थे और एल्डर जो परिवार द्वारा नियुक्त क्रिस्टल बेस रक्षक के साथ जू तियानगे को डर नहीं था कि वे आकाश को उल्टा कर सकते हैं। उसके आदेश पर उसके कई आदमी आगे बढ़े, लिन शेन और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की। एक चीख ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि आगे बढ़ रहे म्यूटेटर का सिर वेई वुफू ने अपने अलॉय ब्लेड के एक तेज वार से काट दिया। शरीर नीचे गिर गया जबकि ब्लेड से अभी भी खून टपक रहा था। उसकी क्रिस्टल बेस टैंक तलवार उस ग्रह पर खो गई थी और लिन शेन के पास उसे एक नई तलवार देने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसे अभी के लिए एक अलॉय ब्लेड से काम चलाना पड़ा। जू तियानगे क्षण भर के लिए चकित रह गया। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इन परिस्थितियों में लिन शेन और उसके आदमी हमला करने की हिम्मत करेंगे और उस पर किसी का सिर काट देंगे। क्या वे लापरवाह थे या सिर्फ मूर्ख? क्या उन्हें एहसास नहीं था कि लिन परिवार के कारवां के सदस्य उनके कब्जे में थे? लेई भी अचंभित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन द्वारा लाया गया गार्ड, जो पूरे रास्ते चुप रहा था, अपनी तलवार खींचेगा और बिना कुछ कहे मार देगा। क्या यह मौत की तलाश नहीं थी? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, जू तियानगे ने गुस्से में कहा। जिस क्षण वह खड़ा हुआ, उसका शरीर एक मिश्र धातु के कवच से घिरा हुआ था। जू परिवार के म्यूटेटर भी अपने हथियार लहराते हुए बेस म्यूटेशन से गुजरे। गलतफहमी, यह एक गलतफहमी है, लिन शेन ने शुरू किया। तुमने एक आदमी को मार दिया है, कोई गलतफहमी कैसे हो सकती है? जू तियानगे ने गुस्से से पूछा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। मेरा भाई यहाँ है, वह सामाजिक रूप से चिंतित है। बहुत से अजनबी उसके पास आते हैं और उसे छूते हैं, जिससे वह असहज हो जाता है। उसे कुछ करना ही था, लिन शेन ने गंभीरता से समझाया। तुम इसे सामाजिक चिंता कहते हो? मेरे पास एक बैल की हिम्मत है, बस उन्हें मार डालो, जू तियानगे ने दांत पीसते हुए कहा। हिलना मत, म्यूटेटर। अपनी बेस म्यूटेट शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और अपने हथियार तैयार करते हुए लिन शेन की तिकड़ी को दंडित करने के लिए कूदने वाले थे, लेकिन लिन शेन की आज्ञाकारी चीख ने उन्हें रोक दिया। लिन शेन ने अपने हाथ में एक रिवॉल्वर पकड़ी, जिसकी बैरल जू तियानगे की ओर इशारा करती है, और कहा, बेहतर होगा कि तुम कोई जल्दबाजी न करो, वरना मेरी बंदूक भेदभाव नहीं करेगी। कुछ देर की खामोशी के बाद कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि जू तियानगे भी, जिसने हंसने के बाद अपने दिल की ओर इशारा किया और अशुभ रूप से बोला, चलो यहाँ निशाना लगाओ। अगर तुम मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सकते हो तो तुम तब से मेरा उपनाम ले सकते हो। जू तियानगे ने पेट कैप्सूल पिस्तौल को नहीं पहचाना और सोचा कि यह लिन शेन के हाथ में एक साधारण रिवॉल्वर है। भले ही गोलियां कवच भेदी हों, लेकिन वे उसके मिश्र धातु कवच को भेद नहीं पाएंगी। अन्य लोगों ने भी लिन शेन की हरकतों को मजाक समझा। एक मिश्र धातु स्तर के म्यूटेटर को एक पुरानी रिवॉल्वर से धमकाना, क्या ये हास्यास्पद नहीं था? यहाँ तक कि लेई, जो कि उसके साथी थे, ने भी सोचा कि यह छोटा भाई लिन शेन बहुत ही अपमानजनक था। अंदर ही अंदर आहें भर रहा था, इस बात से अवगत था कि आज चीजें खराब होने की संभावना है। बड़े जोऊ ने लिन शेन को ठंडे दिमाग से देखा, जैसे कोई मूर्ख को प्रदर्शन करते हुए देखता है। न केवल हैंडगन से निकली गोलियां एलॉय म्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि अगर वे ऐसा कर भी सकती हैं, तो क्रिस्टल बेस पावरहाउस के रूप में वह उन्हें आसानी से हवा से बाहर निकाल सकता है। धमाका, गोली की आवाज आए और सभी की हंसी के बीच लिन शेन ने वास्तव में ट्रिगर खींच दिया। अध्याय 52, मुझे भी सामाजिक चिंता है। लिन शेन ने बंदूक चलाई, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने गोली मारी वह जू तियानगे नहीं था, बल्कि उसके बगल में खड़ा एल्डर जोऊ था। जू परिवार को लिन परिवार के बारे में सब पता था, ठीक वैसे ही जैसे लिन परिवार को जू परिवार के बारे में सब पता था। लिन शेन के आने से पहले ही उसने जू तियानगे की विस्तृत प्रोफाइल की समीक्षा कर ली थी। जू परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे बेहतरीन प्रतिभा, 20 साल की उम्र भी नहीं और पहले से ही एक अलॉय लेवल म्यूटेटर। जू परिवार द्वारा प्रदान किए गए प्रचुर संसाधनों के अलावा वह एक बहुत मेहनती व्यक्ति भी था, जिसके पास जू परिवार की अगली पीढ़ी का नया नेता बनने की बहुत संभावनाएं थीं। ऐसे परिवार की भविष्य की आशा के लिए जू परिवार निश्चित रूप से उसके चारों ओर शीर्ष पायदान के रक्षकों की व्यवस्था करेगा। तथ्य यह है कि एल्डर जोऊ के पास सफ़ेद बाल और युवा चेहरा जैसी ऐसी विशिष्ट विशेषताएं थीं, जो हमेशा जू तियानगे के साथ खड़े रहते थे। जब लिन शेन ने अपनी बंदूक निकाली तो सहज रूप से जू तियानगे की रक्षा की और लिन शेन की सशस्त्र धमकी के प्रति उनका तिरस्कारपूर्ण रवैया। यदि लिन शेन यह नहीं बता सकते थे कि जू तियानगे की रक्षा करने वाला विशेषज्ञ कौन था, तो वह वास्तव में सुअर की तरह मूर्ख था। लिन शेन को गोली चलाते हुए और प्रतीत होता है कि चूक गया, थूथन उसकी ओर मुड़ गया। एल्डर जोऊ की आंखों में उपहास गहरा गया। यदि यह एक म्यूटेटर का हमला होता तो वह पहले क्रिस्टल आधारित कारपेस से खुद को बचाने के लिए अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का उपयोग करता, लेकिन उसके लिए एक बंदूक कुछ भी नहीं बल्कि कबाड़ थी। ये संभवतः उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी? एक महान क्रिस्टल आधारित संस्करण। एल्डर जोऊ दिखावा करना चाहता था, अपने नंगे हाथों से हवा से गोली निकालने की योजना बना रहा था, ताकि जू तियानगे को जू परिवार के इस वफादार सेवक की ताकत दिखा सके।
लेकिन जैसे ही बंदूक चली, एल्दजोऊ को अपनी आंखों के सामने केवल एक धुंधली सी स्थिति महसूस हुई और उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। फिर अचानक उसका दिमाग खाली हो गया। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? एल्दजोऊ के दिमाग में ये विचार कौंधने ही वाले थे कि वह पीछे की ओर गिर पड़ा, एक बोर्ड की तरह कठोर हो गया। उसके माथे के बीच में एक खूनी छेद था जिसमें से लाल और सफ़ेद पदार्थ निकल रहा था। एक पल के लिए गुफा में मौजूद हर कोई डर गया। जू त्यानगे एक रोबोट की तरह हो गया। उसकी गर्दन एल्दजोऊ की दिशा में अकड़कर मुड़ गई, उसे अकड़कर गिरते हुए देख रहा था। लाल और सफ़ेद पदार्थ आंशिक रूप से उसके चेहरे पर फैल गया। एल्दजोऊ मर चुका है, बंदूक से मारा गया। ये कैसे संभव है? यह नकली होना चाहिए। मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। जू त्यानगे वहीं अवाक खड़ा रहा, मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो। गुफा में मौजूद दूसरे म्यूटेटर्स की हंसी उनके चेहरों पर जम गई। वे अभी जितने खुश थे, अब उतना ही असहज महसूस कर रहे थे। लेई अंकल हैरान और बहुत खुश थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक ही गोली ने जू त्यानगे के बगल में क्रिस्टल बेस पावर हाउस को गिरा दिया। उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रहा था। तुमने अभी क्या कहा? तुमने मुझे कहाँ निशाना लगाने और गोली चलाने के लिए कहा था? लिन शेन ने फिर से जू त्यानगे की ओर बंदूक तान दी। क्रिस्टल बेस के बारे में क्या? बेस म्यूटेशन शक्तियों के उपयोग के बिना क्रिस्टल आधारित प्राणी का मांस और रक्त शरीर अभी भी कुछ हद तक हीन था। बंदूक में लोड किए गए पालतू कैप्सूल में एक मिश्र धातु ग्रेड ब्लैक आर्मर्ड भी था जिसे शुरू में तियानशिन ने डाला था, जिसे क्रिस्टल बेस के 44 से अधिक गति से त्वरित किया गया था। क्रिस्टल आधारित मानव की खोपड़ी को भेदना बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था। अगर एल्दजोऊ इतना घमंडी नहीं होता, लिनशेन के हाथ में बंदूक को देखता और क्रिस्टल आधारित कारपेस के साथ खुद को बचाने के लिए अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का इस्तेमाल करता, तो लिनशेन के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होता। बेशक लिनशेन ने उसे मौका नहीं दिया। लिनशेन शुरू से ही जू त्यानगे पर निशाना साध रहा था और गोली चलाने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने अपना लक्ष्य एल्दजोऊ पर बदल दिया। तब तक क्रिस्टल आधारित कारपेस के साथ खुद को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार बेस म्यूटेशन शक्तियों का उपयोग करने में समय लगता है, और यह निश्चित रूप से एक गोली की गति से अधिक तेज नहीं हो सकता है। जू त्यानगे ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया, एक मजबूर मुस्कान को संभाला और कहा, भाई, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। मैं वास्तव में सामाजिक रूप से चिंतित हूँ। मैं अभी बहुत घबरा गया था, मैंने गलत बोल दिया। इसे दिल पर मत लेना, भाई। जू त्यानगे वास्तव में भयभीत था, बंदूकों और गोलियों से हावी होने का डर महसूस कर रहा था जो इंसानों के पास 200 साल से भी पहले था। अपनी रक्षा के लिए एक मिश्र धातु कारपेस के साथ भी उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं पहना है, उसे किसी भी तरह की सुरक्षा का एहसास नहीं है। उसके बगल में एल्दजोऊ की लाश अभी भी खून से लथपथ थी, उसकी आंखें मौत के कारण उभरी हुई थीं। अगर एक क्रिस्टल बेस को एक ही गोली से मारा जा सकता है, तो जू त्यानगे को नहीं लगता था कि उसकी हड्डियां क्रिस्टल बेस की हड्डियों से ज्यादा सख्त हैं। वह कम उम्र में एक ठंडी लाश नहीं बनना चाहता था, जिसके आगे एक आशाजनक भविष्य था। एक व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा चीजें होती हैं, उतनी ही कम वह इस दुनिया को इतनी आसानी से छोड़ना चाहता है। लिनशेन जू त्यानगे के पास गया, जिसने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने हाथ उठाए, एक ऐसा इशारा जो कई सालों से किसी ने नहीं किया था। लिनशेन जू त्यानगे के पीछे चला गया, बंदूक की नाल उसके सिर के पीछे दबा रही थी। मत करो, गोली मत चलाओ, भाई, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। पहले ये सब मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जू त्यानगे ने कांपती आवाज़ में कहा। जैसे ही बंदूक उसकी खोपड़ी को छूती है, उसकी आत्मा लगभग उसके सिर से बाहर निकल जाती है। वेई वुफू का लोगों को बिना कुछ कहे अपंग करने का तरीका बिल्कुल शैतानी था, जू त्यानगे से भी ज्यादा क्रूर। कौन जानता था कि अगले ही पल लिनशेन उसे गोली मार देगा। जू त्यानगे वाकई डरा हुआ था, ये दोनों नियम के हिसाब से नहीं खेल रहे थे। मेरी बहन कहाँ है? लिनशेन ने उदासीनता से कहा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बेकार के मूर्खों का झुंड, जाओ मेरी बहन को अभी यहाँ लाओ। जू त्यानगे ने नीचे खड़े दूसरे स्तब्ध म्यूटेटरों पर चिल्लाया। जो म्यूटेटर होश में आ गए थे, वे बगल की गुफा की ओर भागे। रुको, लिनशेन ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ लोग रुक गए, लेकिन दूसरे अंदर भागते रहे। धमाका, एक और गोली चली। गोली जू त्यानगे के सिर के पास से गुजरी और सीधे एक म्यूटेटर के सिर में जा लगी जो अभी भी बगल की गुफा की ओर भाग रहा था। हर कोई एक बार फिर अपनी जगह पर जम गया और जू त्यानगे इतना डर गया कि वह पत्थर बन गया, उसके पैर कांप रहे थे। जिस क्षण लिनशेन ने बंदूक चलाई, जू त्यानगे को लगा कि वह निशाना है और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा सचमुच उसके शरीर से निकल गई है। अब वह हिलने से भी डर रहा था। इतनी नज़दीकी से उसने नहीं देखा था कि गोली कैसे निकल गई। गोली की गति बहुत तेज थी, एक हैंडगन से जो उम्मीद की जा सकती थी उससे कहीं ज्यादा। भाई, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारे नेतृत्व का पालन करूंगा, जू त्यानगे ने कहा, उसके मुंह में मौजूद लार को कुछ कठिनाई से निगलते हुए।
वेई, लेई, हमारी बड़ी बहन को बाहर निकालो, लिन शेन ने वेई और लेई को निर्देश दिया। ठीक है, वेई ने जवाब दिया और फिर बगल की गुफा की ओर चल दिया। लिन शेन, निश्चिंत रहें, हम अभी बॉस को बाहर निकालेंगे, लेई ने खुशी से भरकर और अनजाने में अपना संबोधन बदलते हुए कहा। तुम आगे बढ़ो, लिन शेन ने एक म्यूटेटर की ओर इशारा करते हुए लापरवाही से कहा। म्यूटेटर ने वेई और लेई को जल्दी से बगल की गुफा में ले गया, देरी करने की हिम्मत नहीं हुई। एंजल रिवॉल्वर में पहले केवल एक गोली थी, लेकिन अब नहीं। जब से लिन शेन डार्क बर्ड बेस में वापस आया है, वह एक पेट कैप्सूल पाने में कामयाब रहा है और सभी 7 कक्षों को भर दिया है। सौभाग्य से उसके पास पैसे थे और लिन परिवार के पास स्टॉक था, अन्यथा यह आसान नहीं होता। लिन मियाओ और कारवां के सभी सदस्य मिश्र धातु के ताले से बंद थे और एक गुफा में कैद थे। लिन मियाओ के अलावा, जो काफी शांत दिख रही थी, बाकी सभी के चेहरे पर कमोबेश बेचैनी थी। वे सभी जानते थे कि श्रीलिन जोंगजेंग और दूसरा व्यक्ति कारवां के रवाना होने से पहले ही बेस से चले गए थे। अगर वे वापस नहीं आते तो उनके बदले कौन आ सकता था? कौन हिम्मत करेगा? लिन मियाओ बाहर से भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं थी। बेशक वह जानती थी कि उसके 2 छोटे भाई डार्क बर्ड बेस पर नहीं थे, लेकिन परिवार की मुखिया और कारवां की नेता होने के नाते वह सबसे पहले टूटने वाली नहीं हो सकती थी। बॉस, क्या आपको लगता है कि श्रीलिन जोंगजेंग और दूसरा व्यक्ति समय पर पहुंच जाएंगे? कारवां के युवा म्यूटेटर ने पूछा, पहले भी कई बार पूछने के बावजूद फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। वे पहुंच जाएंगे, लिन मियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांति से उत्तर दिया। युवक को कुछ हद तक भरोसा हुआ और वह दीवार से टिक गया, कुछ गहरी सांसें लीं। उसकी भावनाएं काफी हद तक शांत हो गई थीं। अचानक गुफा को अवरुद्ध करने वाला पत्थर का दरवाजा खोला गया और 3 लोग अंदर चले गए। बॉस, आपने कष्ट सहा है, हम आपको बचाने के लिए यहाँ हैं। लेई ने लिन मियाओ को बंद करके जमीन पर बैठे देखा और तुरंत कृतज्ञता से आंसू बहाए और दौड़कर वहां पहुंच गया। लिन मियाओ को पहले कभी इस तरह से कष्ट कब सहना पड़ा था? लेई को देखकर लोगों में आश्चर्य और खुशी दोनों की लहर दौड़ गई। लिन मियाओ का दिल खुशी से उछल पड़ा, फिर भी उसने शांति से पूछा, क्या मेरा तीसरा या चौथा भाई आया? बॉस, उनमें से कोई नहीं है। लिन जोंगजेंग और दूसरा अभी तक बेस पर वापस नहीं लौटे हैं, लेई ने गार्ड से चाबियां लेते हुए कहा और लिन मियाओ पर लगी मिश्र धातु की बेड़ियों को खोलना शुरू किया। वे नहीं, फिर हमारे लिए म्यूटेंट एग कौन लाया? लिन मियाओ ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। कोई म्यूटेंट एग नहीं था। म्यूटेंट एग पहुंचाने वाले व्यक्ति को रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और वह कभी बेस पर वापस नहीं आ पाया होगा, लेई ने कहा। तो फिर जू परिवार लोगों को क्यों रिहा करेगा? लिन मियाओ ने लेई को हैरान होकर देखा। अगर न तो उसका तीसरा और न ही चौथा भाई उपलब्ध था और न ही एक्सचेंज करने के लिए कोई म्यूटेंट एग था, तो जू तियानगे ने उन्हें क्यों जाने दिया? कारवां के अन्य सदस्यों ने लेई की ओर देखा, लिन मियाओ की उलझन को साझा करते हुए। यह मिस्टर लिन शेन थे, लेई ने उत्साह से कहा। मिस्टर लिन शेन? कौन मिस्टर लिन शेन? हर कोई क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया, ये समझने में असमर्थ था कि लेई किसके बारे में बात कर रहा था। उनकी याद में लिन शेन हमेशा लाड़ प्यार में पला बड़ा था, जो केवल खाने पीने और मौज मस्ती में ही लगा रहता था। मेरा 5वां भाई आया, लिन मियाओ को सबसे पहले समझ में आया। वह लिन शेन के चरित्र को अच्छी तरह से जानती थी। लिन शेन का यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं थी, जब घर पर कोई और जिम्मेदार नहीं था। उसे इस बात पर हैरानी थी कि लिन शेन बिना म्यूटेंट एग के जू परिवार को उन्हें रिहा करने के लिए कैसे राजी कर पाया, और लेई के व्यवहार और लिन शेन को जिस तरह से उसने संबोधित किया, उससे ऐसा लगा कि उसके छोटे भाई ने कुछ अविश्वसनीय किया होगा। मिस्टर लिन शेन, वह अद्भुत है, लेई ने शुरू किया। उसके शब्द उस समय की घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर बताते हुए निकल रहे थे। सभी ने अविश्वास में सुना, ये समझ में नहीं आया कि लेई ने गलत बोला या उन्होंने गलत सुना। एक हैंडगन से क्रिस्टल बेस पावर हाउस की हत्या, क्या यह संभव है? आपको हमें ये बताना चाहिए कि क्या हुआ, न कि कोई पौराणिक कथा सुनाना चाहिए। अध्याय 53, 1000 लोगों के लिए एक शहर। योशेन बेस, जू परिवार का आंगन। तुम्हारा मतलब है, उसने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा, हमारे जू परिवार के क्रिस्टल बेस को मार डाला और फिर तुम्हारे साथ बेशर्मी से योशेन बेस में चला गया। एल्डर मिस्टर जू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जू तियानगे को घूरते हुए, जिसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था, और धीरे से बोला। हाँ, जू तियानगे के चेहरे पर दर्द झुलस रहा था। हालांकि ये लिन शेन ने नहीं किया था, बल्कि जू तियानगे ने लिन मियाओ से माफी मांगी थी और खुद को थप्पड़ मारा था। अगर ऐसा न होता तो जू तियानगे को डर होता कि लिन शेन उसे चुप कराने के लिए उसे मार देगा और उसे वापस नहीं आने देगा। लेकिन एल्डर के सामने वह अभी भी अपना चेहरा बचाना चाहता था और यह कहने में शर्मिंदा था कि उसने खुद को थप्पड़ मारा था। जू तियानगे को यह उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था।
न केवल उसने उसे नहीं मारा, बल्कि वह उसके पीछे यशेन बेस तक गया, अपने साथ केवल वेई वुफू को लाया। लिन मियाओ और अन्य लोग लिन शेन की व्यवस्था के तहत पहले ही डाकबर्ड बेस लौट आए थे। ज़ियाओ त्यानगे, आपको क्या लगता है कि हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? एल्डर मिस्टर जू ने जू त्यानगे की ओर देखते हुए पूछा। जू त्यानगे तनाव में था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सोचने के बाद उसने कहा, एल्डर, अगर यह मेरे ऊपर होता तो मुझे लगता है कि हमें लिन शेन को और परेशान नहीं करना चाहिए। न केवल हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने बीच की किसी भी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए, और यह सबसे अच्छा होगा कि हम उसके साथ किसी तरह का रिश्ता बना सकें। कैसा है? क्या आपको लगता है कि हमारे जू परिवार की ताकत लिन परिवार से कम है और वे आपका बदला नहीं ले सकते? एल्डर मिस्टर जू ने ठंडे चेहरे से कहा। जू त्यानगे ने जल्दी से कहा, बड़े, आप गलत समझ रहे हैं, हमारा जू परिवार निश्चित रूप से लिन परिवार से अधिक शक्तिशाली है। ऐसा कहने का मेरा कारण लिन परिवार की ताकत नहीं है, बल्कि उनके पीछे के लोगों की वजह से है। उनके पीछे के लोग? क्या आप लू परिवार की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा जू परिवार लू परिवार से डरता है? बड़े श्री जू की आवाज़ ठंडी हो गई। ये देखकर जू त्यानगे ने खुद को संभाला और कहा, लिन परिवार के पीछे के लोग निश्चित रूप से लू परिवार नहीं हैं। लिन शेन के पास जो बंदूक है वह भी लू परिवार के पास नहीं हो सकती। आगे बढ़ो, बड़े श्री जू ने कहा, उनकी नज़र दमनकारी ढंग से जू त्यानगे पर टिकी हुई थी। जू त्यानगे ने आगे कहा, वह रिवॉल्वर बिल्कुल भी साधारण वस्तु नहीं है। हमारे जू परिवार के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और लू परिवार के पास भी शायद नहीं है। लिन परिवार के एक साधारण डाक बर्ड बेस के पास ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? लिन शेन को अच्छी तरह से पता है कि यशेन बेस हमारे जू परिवार का इलाका है, फिर भी वह इस तरह यहाँ आने की हिम्मत करता है। मुझे नहीं लगता कि वह मूर्ख है, इसलिए उसे किसी चीज़ पर भरोसा होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसके अलावा चूंकि लू परिवार का लिन परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैंने बेस पर हमला करने के बजाय उनके काफिले पर बाहर घात लगाने का फैसला किया। यह इस मामले पर लू परिवार के साथ संघर्ष से बचने के लिए था। अब जब लिन शेन बेस में घुस गया है, अगर हम उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो डाक बर्ड बेस पर अपने व्यवसाय की खातिर लू परिवार चुपचाप नहीं बैठेगा। अब लू परिवार के साथ संघर्ष शुरू करना हमारे जू परिवार के हितों के अनुरूप नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम वाकई बड़े हो गए हो, एल्डर श्री जू ने सुनने के बाद कहा। उनके चेहरे पर झूठी ठंडक गायब हो गई, राहत की एक झलक दिखाई दी। तुम व्यक्तिगत सम्मान को अलग रख सकते हो और नफरत से अंधे नहीं हो सकते, यह अच्छा है। प्रासंगिक खुफिया जानकारी के बिना तुम सही निर्णय ले सकते हो, और यह और भी बेहतर है। हमारे जू परिवार का उत्तराधिकारी है। एल्डर, क्या आप कह रहे हैं कि आप उस बंदूक की उत्पत्ति जानते हैं? जू त्यानगे ने फिर से अपनी स्पष्टता और बुद्धिमत्ता दिखाए। वह एल्डर श्री जू की प्रशंसा के कुछ शब्दों से बहक नहीं गया, बल्कि इसके बजाय अंतर्निहित बिंदु को समझ गया। एल्डर श्री जू ने अपनी आंखों में अधिक स्वीकृति के साथ उसे देखा। वास्तव में मैंने पहले भी ऐसी बंदूक देखी है। सटीक रूप से कहें तो ये बंदूक नहीं है, बल्कि एक पेट कैप्सूल लॉन्चर है। ऐसी चीज़ इंसान के हाथों से नहीं बनाई जा सकती। मुझसे मत पूछो कि यह कहाँ से आती है, मैं भी नहीं जानता। तथ्य यह है कि लिन परिवार के पास ऐसी चीज़ हो सकती है, निस्संदेह ये दर्शाता है कि उनके पीछे लोग हैं और आपने इसका सही अनुमान लगाया है। कुछ देर रुकने के बाद एल्डर मिस्टर जू ने कहा, आपने क्या कहा कि लिन शेन के पीछे अजीबोगरीब बोलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वेई वुफू। जू त्यानगे ने तुरंत जवाब दिया। वेई वुफू के बारे में उनकी धारणा काफ़ी गहरी थी। उनका उपनाम वेई है, इसलिए कोई गलती नहीं लगती। 1000 लोगों का शहर, हर 100 साल में एक वेई। वेई वुफू का वेई शायद वही वेई है, एल्डर मिस्टर जू ने कहा। उनकी आंखें अटकलों से चमक रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेई परिवार का कोई व्यक्ति लिन परिवार के साथ शामिल होगा, चाहे संयोग से या किसी एजेंडे के साथ। एल्डर मिस्टर जू, आप कह रहे हैं कि वेई वुफू त्यानचेन के वेई परिवार से है? ये सुनकर जू त्यानगे का चेहरा थोड़ा बदल गया, चिंता की मुद्रा में। त्यानचेन का वेई परिवार भले ही हजारों मील दूर था, फिर भी उसकी बहुत ही शानदार प्रतिष्ठा थी, इतनी जोरदार कि लगभग बहरा कर देने वाली। त्यानचेन के आसपास बेस म्यूटेशन जोन बहुत सारे थे, और बेस म्यूटेशन की शुरुआत से ही उन्हें बेस वेरिएंट जीवों के हमलों की लहर के बाद लहर का सामना करना पड़ा था। त्यानचेन का वेई परिवार, जिसमें शुरू में 1000 से ज़्यादा सदस्य थे, ने 200 से ज़्यादा सालों तक शहर की रक्षा की। वेई उपनाम के अनगिनत सदस्य ये सुनिश्चित करने के लिए मर गए कि शहर गिर न जाए, और त्यानचेन आज भी वेई के शासन में है। एक शहर के लिए 1000 लोग, हर सदी में एक वेई, यह मानवता की सबसे अटूट अग्रिम पंक्ति थी। यह कोई साधारण पालतू कैप्सूल लॉन्चर नहीं है, इसे केवल वेई परिवार जैसी जगह ही पा सकती है। एल्डर मिस्टर जू ने सोचा और कहा, वेई परिवार आखिरकार वेई परिवार है, वे अनुचित नहीं हैं। भले ही उनके पास अपनी योजनाएं हों, वे हमें किसी मृत अंत तक नहीं धकेलेंगे।
जैसा तुमने कहा वैसा करो, लिन परिवार के साथ संबंध सुधारने की पूरी कोशिश करो। लिन शेन ने तुम्हें वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाया, जो पहले से ही बहुत कुछ कहता है। तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो, अत्यधिक सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तियानचिंग में पूछताछ करने के लिए किसी को भेजूंगा और पुष्टि करूंगा कि वेई वुफू वास्तव में वेई परिवार का है या नहीं। एल्डर मिस्टर जू, निश्चिंत रहो, मैं इस मामले को सावधानी से संभालूंगा, जू तियानगे ने गंभीरता से कहा। इस समय लिन शेन और वेई वुफू योशेन बेस के बाजार में टहल रहे थे। लिन शेन ये देखने के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहता था कि क्या उसे योशेन बेस पर अग्नि बीज वाला बेस म्यूटेशन अंडा मिल सकता है। याशेन बेस का बाजार डार्कबर्ड बेस के बाजार से बहुत बड़ा था। डार्कबर्ड बेस में सिर्फ एक गली थी जिसमें बेस म्यूटेशन अंडे और पालतू जानवर बेचने वाली दुकानें थीं। याशेन बाजार डार्कबर्ड बेस की गली से बहुत बड़ा था, कम से कम 10 गुना बड़ा। बाजार के अंदर की सड़कें हर दिशा में एक दूसरे से मिलती थीं, हर जगह दुकानें थीं। बेस म्यूटेशन सामग्री, बेस म्यूटेशन अंडे, पालतू जानवर, साथ ही रिसाइकलिंग व्यवसाय बेचने वाली दुकानें थीं। प्रत्येक श्रेणी का अपना क्षेत्र था और कोई भी एक क्षेत्र डार्कबर्ड बेस की सड़क से बहुत बड़ा था। उस खंड में आकर जहां बेस म्यूटेशन अंडे बेचे जाते थे, लिन शेन विविधता से चकित हो गया। ग्राउंड स्टॉल पर, दुकानों में और यहां तक कि कुछ हॉलवे मार्गों में भी लोग बेस म्यूटेशन अंडे बेच रहे थे। किस्में विविध थीं, बड़ी और छोटी, बहुरंगी। हर तरह का बेस म्यूटेशन अंडा उपलब्ध था और स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता भी भिन्न थी। लिन शेन ने ज़्यादातर उन पर नज़र डाली, पहले बाहरी स्टॉल पर झांका और आग के बीज वाला कोई भी बेस म्यूटेशन अंडा नहीं देखा। अजीब बात है, इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडों के साथ एक में भी आग का बीज नहीं है। जब मैं पहले डार्कबर्ड बेस पर था तो मुझे कुछ ऐसे ही मिल गए थे। कोई बात नहीं, मैं कोई भी योजना बनाने से पहले दुकानों को देखूंगा। लिन शेन दुकान दुकान भटकता रहा। कई दुकानों पर जाने के बाद भी कोई फायर सीड न मिलने पर लिन शेन एक खास दिखने वाली दुकान के सामने झिझक गया और तुरंत अंदर नहीं गया। दुकान के साइन बोर्ड पर विद यू लिखा था, जो लू फैमिली की दुकानों में से एक थी। अतीत में लू किंग ने लू फैमिली के लोगों का अनुसरण करते हुए डार्कबर्ड बेस में विद यू की एक शाखा खोली थी। जब लिन शेन झिझक रहा था कि अंदर जाए या नहीं, तो उसने बस अंदर देखा और दुकान के प्रवेश द्वार के ठीक सामने अलमारियों पर बेस म्यूटेशन अंडे की कई पंक्तियां देखीं, जिनमें से एक मोटी मोज़ेक से ढकी हुई थी। अरे मिस्टर तियान, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वे कहीं और नहीं मिल रहे हैं सिवाय यहाँ। क्या यह इतना नाटकीय होना चाहिए? लिन शेन कुछ अवाक था, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे अंदर चला गया। कौन परवाह करता है कि पूर्व प्रेमी है या नहीं? ये सिर्फ पूर्व पत्नी के परिवार द्वारा संचालित एक स्टोर नहीं है, भले ही वह बेस म्यूटेशन अंडा पूर्व पत्नी द्वारा ही दिया गया हो। जब तक वे बेचने को तैयार हैं, वह खरीदने की हिम्मत करेगा। चेहरा ज्यादा मूल्यवान नहीं है, अग्निबीज सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 54, सैन्य सलाहकार। लिन शेन ने ट्रैकसूट पहने एक लड़की को काउंटर के अंदर एक क्लर्क से बात करते देखा। संभवतः वह बेस म्यूटेशन एग्स खरीदने की तलाश में एक ग्राहक थी। पीछे से, हालांकि उसने ढीले ढाले स्पोर्ट्सवियर पहने थे जो उसके फिगर और कर्व्स को छिपा रहे थे, उसके पैर निर्विवाद रूप से लंबे थे और उसके काले घने बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए उसे बहुत स्वस्थ दिखा रहे थे। कुल मिलाकर लड़की एक मजबूत आभा बिखेर रही थी, जैसे कि वह उस प्रकार की हो जिसका मासिक धर्म समय पर और प्रचुर मात्रा में आता हो। वह बच्चे पैदा करने के लिए बहुत उपयुक्त दिखती है। लिन शेन ने अपनी नज़र हटा ली, क्योंकि अभी वह फायर सीड्स खरीदने आया था और बच्चे पैदा करने के लिए एक महिला को खोजने का मामला स्थगित किया जा सकता था। लिन शेन वेई वुफू के साथ काउंटर पर चले गए और उसके पीछे अलमारियों पर बेस म्यूटेशन एग्स की ओर इशारा करते हुए पूछा, वे कैसे बेचे जाते हैं? क्लर्क के जवाब देने से पहले लिन शेन ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी जो हैरानी से चिल्ला रही थी, लिन शेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन शेन ने अपना सिर घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा जिसने बात की थी, और उसे साफ साफ देखने के बाद उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये यूजेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? न केवल लिन शेन इस लड़की को जानता था, बल्कि वह शायद उसे अपने जीवनकाल में कभी नहीं भूल पाएगा। लव स्ट्रैटेजिस्ट ये यूजेन, जैसा कि वह खुद को बुलाती थी, लू किंग की सौतेली बहन और सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि लिन शेन को लगा कि लव वॉरहाउंड का खिताब उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। लू किंग के साथ लिन शेन के ब्रेकअप में ये यूजेन का महत्वपूर्ण योगदान था। ये यूजेन के अथक प्रयासों के बिना लिन शेन और लू किंग इतनी जल्दी अलग नहीं होते। मैंने सुना है कि बड़ी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम बहन की खातिर योशेन बेस पर आए हो, है न? ये यूजेन ने कहा, यह मेरा पारिवारिक मामला है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन शेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, फिर क्लर्क की ओर मुड़ा और पूछा, वे बेस म्यूटेशन अंडे कैसे बेचे जाते हैं? क्लर्क मुस्कुराया और कहा, शेल्फ पर बेस म्यूटेशन अंडे पहली और दूसरी पंक्तियों से स्टील अंडे 1000 से शुरू होते हैं,
तीसरी और चौथी पंक्तियों से मिश्र धातु अंडे 30,000 से शुरू होते हैं। प्रत्येक अंडे की अलग अलग कीमत होती है। आप जो भी चाहें, कीमत स्पष्ट रूप से अंकित है। युवा और बूढ़े सभी के लिए उचित है। चूंकि आप मिस ये की दोस्त हैं, इसलिए हम आपको 30% की छूट दे सकते हैं। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जिसे छूट की आवश्यकता है? लिन शेन ने एक स्टील एग की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे ले लूंगा, इसे मेरे लिए लपेट दूंगा। कुल कितना होगा? ठीक है सर, स्टील लेवल पर उस स्पाइरल स्नेल एग की कीमत 999 है। आज का विशेष ऑफर, क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ 1000 है। लिन शेन ने शानदार ढंग से काउंटर पर 1000 युआन का नोट रखा, फिर कहा, बदले के पैसे मत भूलना। लिन शेन लू परिवार या ये यूजेन को उसका फायदा उठाने नहीं देगा, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें एक पैसे का भी फायदा उठाने नहीं देगा। क्लर्क ने जल्दी से लिन शेन द्वारा मांगे गए स्पाइरल स्नेल एग को लपेटा और 1 युआन के बदले में उसे सौंप दिया। लिन शेन ने अपनी खरीदी हुई चीज को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। उसके पास ये यूजेन से कहने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि अभिवादन की भी जरूरत नहीं थी। लिन शेन, बड़ी बहन का मामला काफी परेशानी भरा है। अगर तुम लू किंग से मदद मांगने आए हो तो मैं तुम्हारे लिए उससे संपर्क कर सकता हूँ, ये यूजेन ने कहा। कोई जरूरत नहीं। लिन शेन बेकार की बकबक में नहीं उलझना चाहता था और सीधे विद्यु शॉप से चला गया। ये यूजेन ने लिन शेन की पीछे हटी हुई आकृति को देखा। उसकी नज़र कुछ जटिल थी। लिन शेन की आकृति के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद ही ये यूजेन ने अपनी नज़र हटाई और कुछ देर सोचने के बाद दुकान से बाहर निकल गई। याशेन बेस आना वाकई सही फैसला था। लिन शेन ने बेस म्यूटेशन एग को फायर सीड से जड़ा हुआ पाया और वह बहुत अच्छे मूड में था। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लिन शेन ने इसका पूरा फायदा उठाने और एक ही बार में सभी दुकानों का दौरा करने का फैसला किया। अगर उसे कुछ और फायर सीड मिल जाते तो यह यात्रा वाकई सार्थक होती। दुर्भाग्य से हर दुकान पर जाने के बाद लिन शेन को अग्नि बीज के साथ कोई और बेस म्यूटेशन अंडे नहीं मिले, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। इस जगह पर डार्क बर्ड बेस की तुलना में बहुत अधिक बेस म्यूटेशन अंडे हैं, तो केवल एक अग्नि बीज क्यों है? लिन शेन अग्नि बीजों की उपस्थिति के पीछे के पैटर्न को समझ नहीं पाए। हालांकि एक अग्नि बीज प्राप्त करना पहले से ही अच्छा था, और अब लिन शेन बेस म्यूटेशन अंडे के साथ सोने के लिए एक जगह खोजने और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि उसे किस तरह की अग्नि बीज शक्तियां मिलेंगी। कोई हमारा पीछा कर रहा है, वेई वुफू ने कहा। उन्हें आने दो, लिन शेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह जानता था कि जू परिवार निश्चित रूप से उन पर लगातार नजर रख रहा था, लेकिन वह इस मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए यहाँ था, क्योंकि अगर जू परिवार बदला लेने के लिए डार्क बर्ड बेस गया तो वह अभी भी पूरे लिन परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था। किसी और के घर में लड़ाई करना हमेशा बेहतर होता है। यही वजह थी कि लिन शेन आया था। बेशक लिन शेन स्वभाव से शांतिवादी था, यदि संभव हो तो हिंसा का सहारा न लेना सबसे अच्छा था। ये सब जू परिवार के नेता की पसंद पर निर्भर करता था। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि जू परिवार वास्तव में अपना आपा नहीं खो सका। वह अब 3 या 4 घंटे से यशेन बेस पर था, फिर भी जू परिवार ने उससे संपर्क नहीं किया था। चूंकि वे मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं अपना खुद का व्यवसाय जारी रखूंगा, लिन शेन ने बाजार छोड़ने के बाद कहा। फिर वह एक विवाह एजेंसी में गया। यशेन बेस पर पूरा चक्कर लगाने के बाद लिन शेन ने देखा कि वहां काफी युवा और खूबसूरत महिलाएं थीं, निश्चित रूप से डार्क बर्ड बेस की तुलना में कहीं ज्यादा। डार्क बर्ड बेस सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जहां पुराने घराने थे जो एक दूसरे की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानते थे। वहां लिन शेन जैसा कोई व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि यशेन बेस को देखना आसान होगा। आखिरकार वह एक मध्यम दर्जे के अमीर परिवार से था और वह दिखने में भी बुरा नहीं था। उसके मानदंडों को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। खुद ऐसा करने के लिए समय न होने के कारण लिन शेन ने सबसे ज्यादा समय बचाने वाली रणनीति चुनी। उसने एक विवाह एजेंसी में सुपर वीआईपी के लिए साइन अप किया। एजेंसी की मोटी मालकिन इतनी मुस्कुरा रही थी कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वह उसे चाय देने के लिए खुद ही लड़खड़ा रही थी और उसके कंधे की मालिश करना चाहती थी। मेरी ज़रूरतें सरल हैं, एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अच्छी शक्ल और बच्चों को अच्छी तरह से पालने में सक्षम होना चाहिए, लिन शेन ने चाय पीते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसका प्रबंध कर दूंगी। ये मेरे पास सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उम्मीदवार हैं, तुम संतुष्ट हो जाओगे, मोटी मालकिन ने कहा और वह प्रोफाइल और तस्वीरों का ढेर लेकर वापस आ गई। सुंदर, इस पर एक नज़र डालो, अलोय वाल्किरी। उसके पास पारिवारिक स्थिति है, ताकत है, उससे शादी करो और तुम्हें पैसे गिनने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मोटी मालकिन ने अपनी ही बातों पर हंसते हुए कहा। थोड़ी छोटी, लिन शेन ने फोटो को देखते हुए टिप्पणी की। तो फिर यह कैसी है? वह सिर्फ स्टील लेवल की हो सकती है, लेकिन वह सुंदर है, उसका व्यक्तित्व सौम्य है, वह बहुत आज्ञाकारी और अच्छा व्यवहार करती है। मालकिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी लड़की को चुन लिया। थोड़ी पतली, लिन शेन ने फोटो को देखा और भौहें सिकोड़ लीं।
कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सी बेहतरीन लड़कियां हैं। इस लड़की के बारे में क्या? उसके पास लुक, फिगर, लेवल, करियर है। प्रोफाइल में ये क्यों लिखा है कि उसका एक बच्चा है? लिनशेन को लगा कि फोटो ठीक है, लेकिन प्रोफाइल को ध्यान से देखने पर पता चला कि उसमें एक बच्चा था। ये सिर्फ एक लड़की है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मालकिन ने अजीब तरह से प्रोफाइल वापस ली और दूसरी लड़की को चुन लिया। उन्होंने कुछ देर तक उम्मीदवारों की तुलना की, लेकिन न तो यह और न ही वह उन्हें पसंद आया। उन्होंने ढेरों उम्मीदवारों को देखा और फिर भी किसी को नहीं चुना। सुंदर, अब मैं समझ गई, मालकिन ने आश्चर्यजनक रूप से धैर्य रखा, किसी भी तरह की झुंझलाहट का संकेत नहीं दिखाया, बल्कि जानबूझकर मुस्कुराए। तुम क्या समझे? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम जो चाहते हो, उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में सिर्फ एक शब्द है। कौन सा शब्द? लिनशेन ने उत्सुकता से पूछा। बड़ा, मालकिन ने सीधे कहा। बड़ा? लिनशेन ने पलक झपकाए। हाँ, बड़ा, मालकिन ने पुष्टि की। बड़ा, है न? लिनशेन की आंखों में मनोरंजन की लहर दौड़ गई। बड़ा? मालकिन की आंखें लिनशेन से मिलीं, जैसे कि उनके बीच कोई गुप्त समझ हो, और वे दोनों हंस पड़े। ठीक है, चलो, बड़ा चुनते हैं। लिनशेन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। निश्चित रूप से बड़ा, आप संतुष्ट होंगे। इन सब के बारे में भूल जाओ, मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ तय करूंगी, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लिनशेन विवाह एजेंसी से निकलकर आसपास के इलाके में घूमने लगा। वेई वुफू के साथ भोजन करने के बाद वह अपने बुक किए गए होटल में वापस आ गया और वहां जाकर बैठ गया। उस शाम मालकिन ने एक संदेश भेजा जिसमें लिनशेन को चाय के घर में किसी से मिलने के लिए कहा गया। उसने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था और लिनशेन से कोई सवाल न पूछने का आग्रह किया और मीटिंग में सरप्राइज देने का वादा किया। लिनशेन वेई वुफू के साथ चाय के घर गए। ऐसे मामलों को आमतौर पर अकेले ही सबसे बेहतर तरीके से संभाला जाता है, लेकिन लिनशेन को वेई वुफू के बिना असहज महसूस हुआ, क्योंकि हो सकता है कि जो परिवार अप्रत्याशित खतरा पैदा कर दे। प्रतिष्ठान की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने पर लिनशेन ने खिड़की के पास एक महिला को बैठे देखा, जो काले रंग की फिगर हगिंग ड्रेस पहने हुए थी। उसकी टांगें असंभव रूप से लंबी थीं, उसके लहराते बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे। लिनशेन केवल उसकी प्रोफाइल देख सकते थे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि मालकिन की बात सच थी, महिला वास्तव में बड़ी थी। पहली नज़र में लिनशेन को लगा कि वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह तलाश कर रहा था। निश्चित रूप से उपजाऊ, ऐसी महिला जो 3 साल में 2 बच्चे पैदा कर सकती है, और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मुझे लगता है तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, है न? लिनशेन ने मेज पर रखे नीले गुलाब के फूल को उठाया और उसे देखकर मुस्कुराया। उनकी आंखें मिली और लिनशेन अचानक से जम गया। गुलाब उसके हाथ से अपने आप फर्श पर गिर गया। तुम क्यों हो? दोनों ने लगभग एक ही समय में कहा। वह महिला कोई और नहीं बल्कि प्रेम रणनीतिकार ये यूजेन थी। लिनशेन उसे पहचान ही नहीं पाया। आमतौर पर यह महिला हमेशा ढीले स्पोर्ट्सवियर पहने रहती थी। कौन सोच सकता था कि वह इतनी प्रभावशाली थी। अध्याय 55 ब्लाइंड डेट। किसने सोचा होगा कि महान लव स्ट्रैटेजिस्ट भी ब्लाइंड डेट की दुर्दशा का शिकार हो जाएगा। लिनशेन ने अपना चाय का प्याला उठाया और सहजता से बोलने से पहले एक घूंट लिया। हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, क्या इस तरह मेरा मजाक उड़ाना जरूरी है? इसके अलावा क्या तुम भी ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ नहीं आए हो? तुम मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं हो, तो तुम्हें हंसने का क्या अधिकार है? ये यूजेन ने अपना चाय का प्याला थामे हुए कहा। ठीक है, मुझे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो मुझे इतनी सारी लड़कियों से मिलने और तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर चाय पीने का मौका कैसे मिलता? लिनशेन ने बोलते हुए अपने होंठ सिकुड़े। ये यूजेन जाहिर तौर पर जानती थी कि उसकी गलती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सोचने के बाद कहा, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन की समस्या के कारण यहाँ आए हो। तुम लुकिंग को ढूंढना चाहती हो और मैं उससे मिलने में मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे उससे मिलने में मदद करोगी? मुझे डर लगेगा। कौन जानता है कि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या क्या बुरा कहा है। क्या होगा अगर वह मेरे साथ सौदा करने के लिए जू परिवार का साथ दे? तब मेरे साथ वाकई गलत होगा, लिनशेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिनशेन, क्या तुम अपने शब्दों में थोड़ी और शालीनता नहीं दिखा सकती? ये यूजेन ने अपने लाल होंठ काटे और कहा। यह अच्छी बात है। क्या तुम भी सही और गलत में फर्क नहीं जानती? तुमने पहले कभी कोई शालीनता क्यों नहीं इकट्ठी की? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये यूजेन ने लिनशेन को घूरा, खड़ी हुई और अपना बैग उठाया, जाने का इरादा किया। रुको, मत जाओ, लिनशेन ने बिना ज्यादा सोचे समझे कहा, और आश्चर्यजनक रूप से ये यूजेन वास्तव में अपने रास्ते पर रुक गई। क्या तुमने मेरा पर्याप्त अपमान नहीं किया? ये यूजेन ने कहा। क्या तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आए हो? हमने अभी तक किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की है, और तुम पहले ही जा रही हो। यह उचित नहीं लगता, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लिनशेन, तुम क्या कहना चाह रही हो?
ये यूजिन ने अपना बैग वापस टेबल पर पटक दिया और फिर से बैठ गई। मेरे कहने का और क्या मतलब हो सकता है? मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ और तुम भी। यह उचित ही है कि हम एक दूसरे को थोड़ा जान लें, है न? लिनशेन ने कहा। नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सच में मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की योजना बना रही हो? ये यूजिन ने अविश्वसनीय भाव से पूछा। अगर मैं ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई हूँ तो फिर मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? लिनशेन ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम मुझे कैसे परेशान करना चाहते हो? आगे बढ़ो। ये यूजिन ने अपनी बाहें पार की, उसकी अभिव्यक्ति उसे चुनौती दे रही थी। लेकिन इस इशारे ने उसे और भी अप्राप्य बना दिया। चलो ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग न करें, मैं तुम नहीं हूँ। मैं बिना किसी अच्छे कारण के लोगों को परेशान नहीं करती, लिनशेन ने ये यूजिन के बहस करने से पहले कहा। चूंकि हम दोनों ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। ये पूछना बहुत ज़्यादा नहीं है न? ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, ये यूजिन ने नाराज़गी जताई। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? लिनशेन ने आगे कहा। क्या तुम गंभीरता से मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहते? क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ये यूजिन ने लिनशेन को संदेह से देखा, उसकी आंखों में खुशी की झलक छिपी थी। कितनी बार तुम चाहोगी कि मैं ये कहूँ? ठीक है, मैं इसे आखिरी बार कहूँगी। मैं यहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ, तुम मेरी अरेंज डेट हो और मैं बस एक सही ब्लाइंड डेट चाहती हूँ। क्या यह इतना गलत है? लिनशेन ने गंभीरता से कहा। ये यूजिन को देखकर जैसे वह बेचैन दिख रही हो, लिनशेन को अविश्वसनीय संतुष्टि महसूस हुई। इसी ये यूजिन की वजह से उसके और लू किंग के बीच बहस और गुस्से की कोई कमी नहीं थी। जब वह दुखी होती थी तो लिनशेन काफ़ी खुश महसूस करती थी। दूसरी बार सोचने पर अगर ये यूजिन के साथ चीज़ें वाकई ठीक हो जाती तो शायद यह इतना बुरा न होता। ईमानदारी से लिनशेन को लगा कि अगर उसे वाकई एक अच्छी लड़की मिल जाती तो वह उसे नुकसान पहुंचाता। शादी करने की उसकी इच्छा का अंतिम लक्ष्य लिन परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाना था। कोई कह सकता है कि जो लड़की उससे शादी करती है वह सिर्फ एक साधन है। इसके अलावा लिनशेन ने पहले ही विकास के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था जो उसे कहीं नहीं ले जा सकता था। उसे नहीं पता था कि वह कब और कहाँ मर सकता है। हो सकता है कि अगली बार जब वह उस ग्रह पर जाए तो वह वापस ना आए। लिनशेन को यह भी लगा कि अगर कोई अच्छी लड़की उससे शादी कर ले तो वह वास्तव में बर्बाद हो जाएगी, और यहाँ तक कि उसे भी लगा कि वह किसी काम का नहीं है। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, उसके कई भाई लापता थे और उसे जाने से पहले लिन परिवार के लिए कुछ वंश छोड़ना था। जहाँ तक ये यूजेन की बात है, लिनशेन को उसके प्रति कोई अपराधबोध नहीं था। वह ये यूजेन से इतनी नफरत करता था कि वह नफरत से भर जाता था। ये यूजेन के उससे शादी करने और उनके 2 बच्चे होने के बाद अगर वह वहां मर जाता और ये यूजेन को 2 बच्चों को पालने के लिए अकेला छोड़ देता तो वह इस दुखद संभावना से थोड़ा उत्साहित महसूस करता। ये सही नहीं है, मुझे क्यों मरना चाहिए? लिनशेन को अचानक एहसास हुआ, क्या वह खुद को कोस नहीं रहा था? उसने अपने दिल में कई बार खुद को कोसा, तस्क तस्क तस्क, मैं मर नहीं सकता। मैं उसे तब तक जन्म देने दूंगा जब तक वह थक न जाए। इसके अलावा जब फिगर और लुक की बात आती है तो ये यूजेन वास्तव में बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मैंने पहले कभी कैसे नहीं देखा कि ये यूजेन इतनी शक्तिशाली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ काम करवाया हो? लिनशेन ने यही सोचा, हालांकि वह जानता था कि ये यूजेन ने संभवतः कोई काम नहीं करवाया होगा। अगर किसी के शरीर में फिल है तो म्यूटेटर बनना लगभग असंभव है। शरीर में मौजूद विदेशी पदार्थ बेस म्यूटेशन के दौरान गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिससे संभवतः म्यूटेशन विफल हो सकता है या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आजकल शायद ही कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाता हो। लिनशेन को याद आया कि ये यूजेन कुछ समय के लिए म्यूटेटर रही थी, इसलिए उसके लिए सर्जरी करवाना असंभव था। नहीं, तुम वाकई मुझसे प्यार नहीं कर सकती, ये यूजेन ने लिनशेन को आश्चर्य से घूरते हुए कहा, लेकिन किसी कारण से उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी थी जिसे पहचान पाना मुश्किल था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इतना बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं, लिनशेन ने कहा। भाई, मुझे चिढ़ाना बंद करो, ठीक है? हमारा रिश्ता क्या है? तुम मुझसे बदला लेने की योजना तो नहीं बना रहे होगे, है ना? जब ये यूजेन ने ये कहा तो उसकी आंखों में खुशी और भी बढ़ गई, जिसे छिपाना लगभग असंभव था। हमारा रिश्ता क्या है? तुमने मेरी एक गर्लफ्रेंड को डरा दिया, ये सही है कि तुम मुझे एक के साथ बदला दो, है ना? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये यूजेन ने लिनशेन को एक जटिल भाव से देखा, उस समय उसके पास शब्द नहीं थे। अचानक नीचे से शोरगुल की आवाज़ आई और जल्द ही कोई दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। वे दोनों अनजाने में देखने के लिए मुड़े और पाया कि जो व्यक्ति आया था वह जूतियानगे था। ये यूजेन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, लिनशेन की ओर मुड़ी और कहा, मैं उसे तुम्हारे लिए रोक दूंगी। इससे हमारा पिछला मामला सुलझ जाएगा।
जब वह बोल रही थी और आने वाले जू तियानगे का अभिवादन करने के लिए खड़ी होने वाली थी तो उसने अचानक महसूस किया कि उसका हाथ पकड़ा जा रहा है। उसने मुड़कर देखा तो लिन शेन का बड़ा हाथ उसके हाथ पर था और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। चाय पी लो, मेरे मामले मैं खुद ही सुलझा लूंगा। लिन शेन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और बोलते हुए चाय बनाना जारी रखा। ये यूजेन ने सीधे चलते हुए जू तियानगे को देखा, फिर से नहीं उठी और खुद से सोचा, चलो पहले देखते हैं कि जू तियानगे क्या करना चाहता है, फिर उसकी मदद करने में बहुत देर नहीं हुई है। किसी भी मामले में मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये यूजेन को विश्वास नहीं था कि लिन शेन वास्तव में जू तियानगे को संभाल सकता है। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि लिन शेन किस तरह का व्यक्ति है। 20 साल से ज़्यादा उम्र में भी वह बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा था। वह लड़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन मनोरंजन की सभी चीज़ों में माहिर था। वह एक लाड़ प्यार से पाला गया युवा मास्टर से ज़्यादा कुछ नहीं था जो बिना किसी कठिनाई या पीड़ा का अनुभव किए बिगड़ेल बनकर बड़ा हुआ। उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जू तियानगे कितना दुर्जय था, नहीं उसे जू परिवार की असली ताकत का अंदाज़ा था जो सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बचाने की उम्मीद में यशेन बेस की तरफ बढ़ा था। उसका दिल सही जगह पर था लेकिन काम विफल होने के लिए अभिशप्त था। ये यूजेन ने जू तियानगे को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा। पहले से ही लिन शेन के बगल में था, फिर भी लिन शेन ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था। चाय बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा जिससे वह थोड़ा भौचक्की हो गई। ये बहुत लापरवाही है, अगर जू तियानगे अचानक हमला करता है तो वह खुद को कैसे बचा सकता है। हालांकि यह उसकी गलती नहीं है, उसने कभी ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता नहीं की, कभी इस तरह से पीड़ित नहीं हुआ। ये यूजेन फिर से खड़ी होने वाली थी, तभी उसने अचानक जू तियानगे को बोलते सुना, तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेहमानों की देखभाल करने का यही तरीका सिखाया गया है? तुम शेन को अपनी चाय खुद बनाने कैसे दे सकते हो? क्या होगा अगर शेन अपना हाथ जला ले? ये यूजेन की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे जू तियानगे लिन शेन के हाथों से चाय के बर्तन लेने के लिए झुका। मुस्कुराते हुए उसने कहा, शेन, अपने भाई की दुकान पर आकर तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। खुद चाय बनाना, क्या यह मेरे चेहरे पर तमाचा नहीं है? भाई, तुम अपना काम करो, अपने छोटे भाई को तुम्हारे लिए चाय बनाने दो। बोलने के बाद जू तियानगे ने सवा को यह भी निर्देश दिया, जाओ मेरी तिजोरी से 2 औंस प्राचीन वृक्ष की नई चाय ले आओ। ये साधारण चाय मेरे शेन के स्वाद के अनुकूल नहीं है। क्या जू तियानगे पागल हो गया है या मेरा दिमाग खराब हो गया है? ये यूजेन वहीं अवाक खड़ी रही, अपनी नज़रें कृतज्ञ जू तियानगे और लिन शेन के बीच घुमाती रही जो वहां ऐसे बैठे थे जैसे कुछ गड़बड़ न हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अध्याय 56, जानवरों की लहरें। स्थिति ये यूजेन ने जो सोचा था उससे थोड़ी अलग लग रही थी। उसने मान लिया था कि लिन शेन जू परिवार से निपटने के लिए लू परिवार से सहायता लेने के लिए यशेन बेस आया था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जू तियानगे की विभिन्न हरकतों ने ये यूजेन के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल बना दिया। उसने स्पष्ट रूप से लिन परिवार के व्यापार काफिले पर घात लगाकर हमला किया और लिन शेन की बड़ी बहन को पकड़ लिया, तो वह लिन शेन के प्रति इतना दोस्ताना कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि कुछ हद तक जानबूझकर चापलूसी करने जैसा भी लग सकता है। इससे ये यूजेन को कुछ हद तक संदेह हुआ कि उसे जो जानकारी मिली थी वह गलत थी या नहीं, और क्या जू परिवार ने वास्तव में लिन परिवार के काफिले को हाईजैक नहीं किया था। शायद दोनों परिवारों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, हो सकता है कि वे बहुत अच्छे संबंध में भी हों। बेशक ये यूजेन जानती थी कि यह असंभव है और जानकारी गलत नहीं हो सकती। शेन, ये चाय आजमाओ और देखो कि यह कैसी है। भाभी, आप भी ट्राई करके देखो, जू तियानगे ने चाय का सेट बदलते हुए और नया बर्तन बनाते हुए कहा। चाय तैयार होने के बाद उसने सबसे पहले एक कप लिन शेन को दिया, फिर दूसरा ये यूजेन को। ये यूजेन ने अपने होंठ सिकुड़े और लिन शेन को घूरा लेकिन कुछ नहीं कहा। चलो बैठकर बात करते हैं, लिन शेन ने चाय की चुस्की लेने के बाद जू तियानगे को संबोधित करते हुए कहा। जू तियानगे की हरकतें पहले से ही जू परिवार के रवैये को दर्शाती थीं और स्वाभाविक रूप से लिन शेन को भी अपना रुख व्यक्त करने की ज़रूरत थी। वह जानता था कि जू परिवार को कुछ चिंताएं होंगी जिसके कारण वे इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन चाहे वे चिंताएं कुछ भी हों, इससे लिन शेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसे विकसित होने के लिए थोड़ा और समय दिया जाता तब तक उसे जू परिवार के विचारों या कार्यों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न ही उसे यह जानने की ज़रूरत होती कि उनका रवैया कैसा है। जू तियानगे ने मुस्कुराते हुए तुरंत बैठते हुए कहा, शेन, तुम यशेन बेस पर कितने दिन रहने की योजना बना रहे हो? मैं अपना काम खत्म करने के बाद कुछ दिनों में वापस चला जाऊंगा, लिन शेन ने सहजता से जवाब दिया। अगर मेरा भाई तुम्हारी किसी भी तरह से मदद कर सकता है तो बस कह देना। मैं अन्य जगहों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन यशेन बेस पर मेरा कुछ प्रभाव है, जू तियानगे ने जल्दी से कहा। ठीक है, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये देखकर कि लिन शेन ने उसके द्वारा बढ़ाई गई जैतून की शाखा को अस्वीकार नहीं किया, जू तियानगे को बहुत राहत महसूस हुई।
अगर मामला संभालना आसान है तो इसे जल्दी से निपटा लें, लेकिन अगर यह जरूरी और मुश्किल नहीं है तो इसे कुछ समय के लिए टाल दें, जू त्यानगे ने अचानक कहा। ऐसा लगता है कि यह अचानक हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन ने जू त्यानगे की ओर देखते हुए पूछा। शेन, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन हमारे परिवार ने हाल ही में बहुत सारी जांच की है। सभी संकेत आधे महीने में बेस वेरिएंट जीवों के बड़े पैमाने पर प्रकोप की ओर इशारा करते हैं, जो संभवतः एक जीव वृद्धि का रूप ले सकता है। ये तब बहुत परेशानी भरा होगा, इसलिए बेहतर है कि अगर हो सके तो दूर रहें। हमारे परिवार और लू परिवार दोनों ही अपनी पूरी ताकत से बेस की रक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं, जू त्यानगे ने कहा। मैंने जीव वृद्धि के बारे में क्यों नहीं सुना? ये यूजेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर सभी को पता चल जाए कि एक उछाल आने वाला है तो मुझे डर है कि बेस में आधे लोग भाग जाएंगे। फिर इसका बचाव करने के लिए कौन बचेगा? घबराहट से बचने के लिए यह मामला वर्तमान में केवल जू परिवार और लू परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को ही पता है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो आपको लू परिवार द्वारा की जा रही तैयारियों से कुछ संकेत मिल सकते हैं, जू त्यानगे ने लिन शेन की ओर देखते हुए जवाब दिया। अगर आप नहीं होते, शेन, तो मैं इस संदेश का एक शब्द भी नहीं बताता। कृपया, शेन और भाभी, मुझे ये रहस्य बनाए रखने में मदद करें। अगर यशेन बेस में आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त हैं तो उन्हें कुछ दिनों के लिए दूसरे बेस पर ले जाने का बहाना खोजें। जीवों का उछाल खत्म होने के बाद वापस आने में देर नहीं हुई है। ये यूजेन एक समझदार व्यक्ति थी। लू परिवार में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को याद करने के बाद वह जल्दी से समझ गई कि जू त्यानगे अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। वास्तव में कुछ निशान पाए जाने थे, बस उसने पहले इस कोण से इसके बारे में नहीं सोचा था। ये यूजेन को अब पूरा यकीन हो गया था कि जू त्यानगे का लिन शेन के साथ वाकई गहरा रिश्ता था, अन्यथा वह लिन शेन को ऐसे जानलेवा मामले के बारे में क्यों बताएगा। लेकिन जू परिवार द्वारा लिन परिवार के काफिले को हाईजैक करने और लिन मियाओ को पकड़ने की पिछली घटना निश्चित रूप से सच थी, जिसने इसे कुछ हद तक विरोधाभासी बना दिया। इस आदमी ने ऐसा क्या किया है कि जू परिवार के रवैये में इतना बड़ा बदलाव आ गया है? क्या यह अभी भी वही लिन शेन है जिसे मैं जानता हूँ? ये यूजेन ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखा। उसे लगा जैसे वह चेहरा जिसे वह जानती थी कुछ अपरिचित हो गया है। प्राणी उछाल के साथ क्या स्थिति है? विस्तार से बताएं। लिन शेन वास्तव में उत्सुक था। डार्कबर्ड बेस के पास प्राणी उछाल दुर्लभ थे। अधिक से अधिक कुछ खोए हुए बेस वेरिएंट जीव बेस के पास भटकते थे और उन्हें घेर कर मार दिया जाता था। उसने कभी भी शहर को घेरते हुए वास्तविक उछाल नहीं देखा था। जैसे ही जू त्यानगे जवाब देने वाले थे, उन्होंने अचानक ये यूजेन की तरफ से टपक टपक की आवाज़ सुनी। दोनों आदमी उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। माफ़ करें, मुझे जाना है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये यूजेन ने अपने बैग से अपना कम्युनिकेटर निकाला, उस पर नज़र डाली और सीधे कहने के लिए खड़ी हो गई। संचारक आमतौर पर सिर्फ कुछ ठिकानों के अंदर ही काम करते थे, क्योंकि ठिकानों के बाहर के उपकरण बेस वेरिएंट जीवों द्वारा आसानी से नष्ट कर दिए जाते थे, जिससे संचारक बेस के बाहर बेकार हो जाते थे। डार्कबर्ड बेस में उपकरणों की कमी ने संचारकों को भी अप्रभावी बना दिया। लिन शेन के पास संचारक तो था, लेकिन अफसोस उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं थी। बाहरी दुनिया को समझने के लिए लिन शेन ने सबसे ज़्यादा रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता था कि कुछ मेगा बेस में अभी भी टीवी स्टेशन और नेटवर्क थे, लेकिन याशिन बेस में वे नहीं थे। डार्कबर्ड बेस की तो बात ही छोड़िए। ये यूजेन उठी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। बहुत तेज़ नहीं चल रही थी और नीचे जाते समय बहुत सावधान थी। हालांकि दूसरी मंजिल से उसकी आकृति के गायब हो जाने के बाद भी उसे वह आवाज़ नहीं सुनाई दी जिसकी उसे उम्मीद थी। अरे, क्या वह कम से कम मुझसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं पूछ सकता? ये यूजेन ने तेज़ी से आगे बढ़ने से पहले धीरे से कहा। ऐसा नहीं था कि लिन शेन ने जानबूझकर नहीं पूछा, ये था कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। वह डार्कबर्ड बेस पर कम्युनिकेटर का इस्तेमाल बहुत कम करता था और अपने साथ एक भी नहीं रखता था, इसलिए यह उसके दिमाग में नहीं आया। मुझे विस्तार से बताओ, इस बार बीस्ट टाइड के साथ क्या है? लिन शेन ने फिर पूछा। जू त्यानगे ने एक पल सोचा और फिर कहा, यह बीस्ट टाइड थोड़ा अजीब है। इसका वास्तव में उस म्यूटेंट एग से कुछ लेना देना है जिसे तुम्हारे लिन परिवार ने खरीदा था। इसका उस म्यूटेंट अंडे से क्या लेना देना है? लिन शेन ने कुछ हैरान होकर पूछा। याशेन बेस के उत्तर पूर्व में एक स्टील फॉरेस्ट है। उस स्टील फॉरेस्ट के पेड़ आम मेटल प्लांट से थोड़े अलग हैं, तने और पत्तियां नीली हैं। दूर से देखने पर नीले जंगल का एक विशाल विस्तार समुद्र जैसा दिखता है, इसलिए हम स्थानीय लोग इसे ब्लू ट्री सी कहते हैं। ब्लू ट्री सी बहुत विशाल है और हालांकि इसमें मूल रूप से कई प्रकार के बेस वेरिएंट जीव रहते थे, हाल ही में इसकी विविधता कम होती जा रही है। बेस वेरिएंट जीव की केवल एक प्रजाति ही अधिकाधिक संख्या में रह गई है, जू त्यानगे ने घटनाओं को विस्तार से बताया। चाय घर से निकलने के बाद ये यूजेन एक गली से नीचे चली गई, एक कोने में मुड़ी और एक दुकान में घुस गई।
सबा के अभिवादन का इंतजार किए बिना वह सीधे एक निजी कमरे में चली गई। यूजेन, लिनशेन याशेन बेस पर है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जैसे ही ये यूजेन ने दरवाजे में प्रवेश किया, एक थोड़ी मोटी प्यारी सी लड़की ने उस पर कुछ हद तक नाराजगी से आरोप लगाया। तुम इतने लंबे समय से उससे अलग हो चुकी हो, तुम्हें बताने का क्या मतलब है? मुझे मत बताओ लुकिंग कि तुम उसके साथ वापस आना चाहती हो। ये यूजेन ने अपना बैग कॉफ़ी टेबल पर रखा और लड़की के पास बैठ गई। कौन फिर से साथ आना चाहता है? मैंने अभी सुना कि वह हमारे परिवार की दुकान पर गया था और मुझे लगा कि शायद वह मुझसे मिलने आया है, लुकिंग ने समझाया। तुम क्यों सोचती हो कि वह तुमसे मिलने आया है? ये यूजेन सोफे पर पीछे झुक गई, अपनी सेक्सी चिकनी टांगों को क्रॉस किया और लुकिंग की ओर एक आधी मुस्कुराती नज़र से पूछा। लिनशेन की बड़ी बहन को जू परिवार ने अगवा कर लिया था और वह निश्चित रूप से उसकी वजह से यहाँ है। मुझसे विनती करने के अलावा वह और क्या कर सकता है? लुकिंग ने मुंह बनाया। तुम उसकी मदद करना चाहती हो? ये यूजेन ने पूछा। यह उसके रवैये पर निर्भर करेगा। अगर वह मुझसे विनती करने आता है तो शायद मैं उसकी मदद करूं, लुकिंग ने कहा। ये यूजेन ने मन ही मन सोचा, तुमसे विनती करूं? ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिस लिनशेन को तुम जानते हो वह आज का लिनशेन नहीं है। मुझे लगता है कि उसे खुद ही इसे संभालना चाहिए, ये यूजेन ने जोर से कहा। खुद ही इसे संभालना? वह इसे कैसे संभाल सकता है? क्या मुझे नहीं पता कि वह कैसा है? वह हमेशा बिना किसी आकांक्षा के बस खाता पीता और मौज मस्ती करता है। एक मामा का बेटा, एक भाई का बेटा, उसे इसे हल करने के लिए क्या करना है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बस उसके मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूं, लुकिंग ने झुंझलाहट के साथ कहा। फिर तुम इंतजार करते रहो, ये यूजेन अंदर ही अंदर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उसने कहा, हाँ ठीक है, बस उसके तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने का इंतजार करो। जब वह ऐसा करेगा तो हमें उससे माफ़ी भी मांगनी होगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन तुम उसे जानती हो, उसने कभी डार्क बर्ड बेस नहीं छोड़ा और यहाँ की हर चीज़ से अनजान है। अगर वह मुझसे गिड़गिड़ाना चाहे तो शायद उसे दरवाज़ा भी न मिले। ऐसा क्यों न हो, अगली बार जब तुम उसे देखो, अगर वह मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना कि मैं यहाँ हूँ, लुकिंग ने कहा। ठीक है। ये यूजेन की मुस्कान थोड़ी अजीब थी। अध्याय 57, मशरूम बीस्ट। कृपया अनुसरण करें। लिनशेन और जू तियानगे अभी भी बीस्टाइड मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जू तियानगे के अनुसार लिन परिवार को जो बेस म्यूटेशन अंडे वापस मिले थे वे ब्लू ट्री सी से आए थे। कुछ समय पहले ब्लू ट्री सी में बेस वेरिएंट जीवों की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी, जबकि मशरूम बीस्ट के रूप में जाना जाने वाला एक प्रकार का स्टील जीव तेजी से प्रजनन कर रहा था और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। मशरूम बीस्ट का शिकार करने के लिए म्यूटेटर्स का एक समूह ब्लू ट्री सी में घुस गया था, जिसमें से बड़ी संख्या में मशरूम बीस्ट मारे गए थे और उन्हें मशरूम बीस्ट बेस म्यूटेशन अंडे का एक बैच भी मिला था। उनमें से एक मशरूम बीस्ट बेस म्यूटेशन अंडा थोड़ा अलग था। उन म्यूटेटर्स को कोई सुराग नहीं था और उन्होंने कभी म्यूटेंट अंडे की संभावना पर विचार नहीं किया, इसलिए उन्होंने मशरूम बीस्ट बेस म्यूटेशन अंडे का पूरा बैच लिन मियाओ को बेच दिया। जब लिन मियाओ सूची बना रहा था तो उसने म्यूटेंट एग की खोज की और तुरंत एक विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढ लिया, जिसने म्यूटेंट एग को बाकी सभी से पहले डार्क बर्ड बेस पर वापस भेज दिया। बाद में जू तियानगे ने गलती से म्यूटेटर्स के उस समूह के एक टीम सदस्य को शराब पीते समय घटना का जिक्र करते हुए सुना और अनुमान लगाया कि यह म्यूटेंट एग हो सकता है, इसलिए उसने एक चाल चली और लिन परिवार के व्यापार कारवां पर घात लगाकर हमला कर दिया। जू तियानगे जिस बारे में बात करना चाहता था वह उसके और लिन परिवार के व्यापार कारवां के साथ हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके बाद वह भी लोगों को ब्लू ट्री सी में ले गया, ये देखने के लिए कि क्या वे और म्यूटेंट एग पा सकते हैं। हालांकि ब्लू ट्री सी में प्रवेश करने के बाद अंदर की स्थिति ने जू तियानगे और अन्य सभी म्यूटेटर को चौंका दिया। ब्लू ट्री सी में मशरूम जानवर इतने अधिक थे कि यह कल्पना से परे था, और मूल मशरूम जानवर सभी स्टील के जीव थे, लेकिन उन्हें ब्लू ट्री सी के अंदर काफ़ी संख्या में अलॉय मशरूम जानवर मिले। इस खोज ने सभी को चौंका दिया और जू तियानगे तुरंत वापस आकर एल्डर मिस्टर जू को स्थिति की सूचना दी। एल्डर मिस्टर जू ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को स्थिति की जांच करने के लिए ब्लू ट्री सी तक ले गए और सभी संकेतों से संकेत मिला कि बहुत जल्द ही मशरूम बीस्ट ब्लू ट्री सी से बाहर निकल आएंगे। तब तक एक बीस्टाइड बनने की संभावना थी और यशेन बेस निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतेगा। एल्डर श्री जू ने व्यक्तिगत रूप से लू परिवार के कुलपति से मुलाकात की और शोध के बाद दोनों परिवार गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी करने लगे। शेन, जब मैं वहां गया तो मैंने एक विशाल मशरूम जानवर देखा जो एक छोटी पहाड़ी की तरह विशाल था, और सामान्य लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों के विपरीत उस विशाल मशरूम जानवर की टोपी नीली थी। मुझे यकीन है कि यह एक उत्परिवर्तित मशरूम जानवर था। दुर्भाग्य से उस समय मेरे साथ पर्याप्त लोग नहीं थे और जब तक मेरे परिवार के बुजुर्ग वहां पहुंचे तब तक ये बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये बहुत अफसोस की बात है, जू तियानगे ने कुछ अफसोस के साथ कहा।
लिनशेन समझ गया कि जू तियानगे उसे जल्दी से चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसे वहीं रहने और मशरूम जानवर की लहर का सामना करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा था। वेरिएंट जीव वास्तव में साधारण म्यूटेटर के लिए काफ़ी आकर्षक थे, भले ही उन्हें म्यूटेंट अंडा न मिले। वेरिएंट जीव के शरीर से सामग्री उच्च कीमत पर बेची जा सकती थी। दुर्भाग्य से लिनशेन एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि जू तियानगे ने वेरिएंट जीव का उल्लेख नहीं किया होता तो उसके पास उत्साह देखने के लिए रुकने का 10,000 में से एक मौका होता। लेकिन ये सुनकर कि ब्लू ट्री सी में वेरिएंट जीव हैं, लिनशेन ने तुरंत वहां से जाने का मन बना लिया, तुरंत चले जाने का और निश्चित रूप से याशेन बेस में अब और नहीं रहने का। शुरू में लिनशेन जाने से पहले तय की गई मीटिंग का ध्यान रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं करना चाहता था। जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके डाकबर्ड बेस पर लौटने की योजना बना रहा था। तियानगे, मेरे छोटे भाई, मुझे अभी कुछ याद आया और मुझे जाना है। चलो इसे खत्म करते हैं और किसी और समय अच्छी बातचीत करते हैं, लिनशेन ने जाने के लिए उठते हुए कहा। शेन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ता हूँ। जू तियानगे थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिनशेन के साथ क्या हो रहा है। वे अच्छी बातचीत कर रहे थे और अभी बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी, उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? हालांकि वह वास्तव में पूछ नहीं पाया और लगभग लिनशेन की गति के साथ नहीं चल पाया। जब तक वह उसके पास पहुंचा, लिनशेन वेई वुफू के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। अपने कदम रोको, लिनशेन ने अभिवादन किया और तुरंत वेई वुफू के साथ भाग गया, जिससे जू तियानगे दरवाजे पर ही स्तब्ध रह गया। कहाँ जाना है? वुफू ने पूछा। घर, लिनशेन ने चलते हुए कहा। बात? वुफू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। अभी इससे नहीं निपटेंगे, हम वापस जा रहे हैं, लिनशेन ने चलते हुए कहा और ब्लू ट्री सी से जानवरों की बाढ़ आने की संभावना को याद किया। जानवर बहुत हैं, बढ़िया, उन्हें मार डालो, फायदे हैं। वेई वुफू की आंखें चमक उठीं। फायदे चाहे जो भी हों, उन्हें पाने के लिए आपको जिंदा रहना होगा। कौन जानता है कि ब्लू ट्री सी में कितने मशरूम जानवर हैं, कितने मिश्र धातु वाले जीव हैं, कितने उत्परिवर्ती जीव हैं, और अगर क्रिस्टल आधारित जीव हैं तो क्या होगा? हजारों, संभवतः सैकड़ों हजारों बेस म्यूटेशन जीव, भले ही उनका स्तर उच्च न हो, हमें सिर्फ संख्या से थका सकते हैं। आपका मिश्र धातु वाला कवच कितने समय तक चल सकता है? 3 घंटे या 4? ठीक है, मान लीजिए 24 घंटे। क्या आप 24 घंटे में बेस म्यूटेशन के दसियों हजार जीवों को खत्म कर सकते हैं? एक बार जब आपका अलॉय कार्पेस गार्ड चला जाता है तो क्या आप जानवरों के झुंड के बीच खुद के बचने की गारंटी दे सकते हैं? लिनशेन ने वी वुफू को जमकर लताड़ा। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। वी वुफू स्पष्ट रूप से सहमत नहीं थे। मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन कौन कह सकता है कि मेरे शब्द सच नहीं होंगे? आप केवल एक बार जीते हैं। 10,000 में से एक मौके के साथ भी आप अपने जीवन के साथ जुआ नहीं खेल सकते। कोई बातचीत नहीं है, मेरी बात सुनो, चलो अब घर चलते हैं। ये हमारे रहने की जगह नहीं है। लिन परिवार के उत्तराधिकारी के आने से पहले मुझे अपने इस उपयोगी शरीर को संरक्षित करने और किसी भी जोखिम से बचने की जरूरत है। लिनशेन ने तुरंत वी वुफू को याशेन बेस से बाहर निकाला, उनके घोड़ों को बुलाया और बिना पीछे देखे चले गए। जू तियानगे खबर पाकर दंग रह गया, हैरान था कि लिनशेन क्यों चला गया। क्या मैंने जिस जानवर के झुंड का वर्णन किया था उसने उसे डरा नहीं दिया? उसके हाथ में बंदूक होने से वह आसानी से क्रिस्टल बेस प्राणियों को मार सकता है। डरने की क्या बात है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो मैंने सही नहीं कहा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कहानी काफ़ी आकर्षक थी, जिसमें उचित सेटअप, विकास, चरमोत्कर्ष और रहस्य था। यह आकर्षक था, वह कैसे ऐसे ही चला गया? क्या म्यूटेंट मशरूम जानवर का लालच काफ़ी मजबूत नहीं है? जू तियानगे ने अपना सिर खुजलाया, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि उसके शब्द कहाँ गलत हो सकते हैं। वह लिनशेन को आकर्षित करना चाहता था और उसे जानवरों की लहर के दौरान मदद करना चाहता था, लेकिन लिनशेन ने उन्हें शुरू करते ही छोड़ दिया। लिनशेन ने उसी रास्ते से वापसी की, इस परेशानी भरी जगह को जल्दी से छोड़ने के लिए उत्सुक। सरपट भागते समय आगे चल रहे वेई वुफू ने अचानक अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे लिनशेन लगभग उससे टकरा गया। वेई, तुम अचानक क्यों रुक गए? लिनशेन ने मुश्किल से अपने घोड़े को रोका और अपने बगल में खड़े वेई वुफू से पूछा। बिना कुछ कहे वेई वुफू ने बस सड़क की ओर इशारा किया। जिस सड़क पर वे थे वह मूल रूप से एक काउंटी सड़क थी, अब उस पर कई तरह की जंगली घास उगाई थी। सड़क के बीच में डामर पथ के हल्के निशान थे, हालांकि यह इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि इसे पहचानना मुश्किल था। ये गड्ढों और असमान सतहों से भरा हुआ था। यह अभी भी प्रबंधनीय था क्योंकि व्यापारी कारवां अक्सर यहाँ से यात्रा करते थे। अगर वे नहीं होते तो सड़क पर जंगली घास और लताएं उगने में ज्यादा समय नहीं लगता। सड़क के ठीक बीच में एक उल्टी काली कड़ाही जैसी चीज खड़ी थी, जो उन दोनों से लगभग 10 या 20 मीटर की दूरी पर थी।
एक बेस वेरिएंट प्राणी, लिन शेन ने बोलते हुए वेई वुफू के पीछे अपनी सवारी को वापस खड़ा किया, बेस म्यूटेशन पावर का इस्तेमाल करके अपने पूरे शरीर को ढकने वाला एक कारापेस गार्ड बनाया और अपनी कमर से एंजल रिवॉल्वर निकाला। वेई वुफू ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी पीठ से एक अलॉय ब्लेड निकाला क्योंकि उसने भी अपनी बेस म्यूटेशन पावर का इस्तेमाल किया। शायद दो आदमियों के स्पष्ट हमलावर रुख के कारण ब्लैक वोक ने उनके इरादों को भांप लिया और बाएं और दाएं घूमना शुरू कर दिया। फिर एक धमाके के साथ यह जमीन से उछल गया। तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि ब्लैक वोक बेस वेरिएंट प्राणी का एक हिस्सा था जो उसके सिर के ऊपर बैठी मशरूम कैप जैसा था। काले मशरूम कैप के नीचे कुछ ऐसा था जो टी रेक्स के चिबी संस्करण जैसा दिखता था, जो गहरे धातु के सोने से बना था, एक मूर्ति की तरह। कुल मिलाकर यह एक आधा मीटर लंबी चिबी डायनासोर धातु की मूर्ति जैसा दिखता था, जिसके ऊपर एक मशरूम कैप थी, एक छोटे शरीर के ऊपर एक बड़ा सिर, असंगत फिर भी किसी तरह एक अजीब तरह से मनमोहक सामंजस्य से भरा हुआ। क्या यह मशरूम बीस्ट है? लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे याद आया कि सामान्य मशरूम बीस्ट में आमतौर पर भूरे सफ़ेद धब्बों वाली लाल टोपी और भूरे सफ़ेद लौह शरीर होते हैं। भले ही यह म्यूटेंट मशरूम बीस्ट हो जिसका जिक्र ज़ू तियानगे ने किया था, इसकी टोपी नीली होनी चाहिए। फिर यह काली टोपी वाला जानवर कैसे दिखाई दिया? इसका सिर आम लाल टोपी वाले मशरूम बीस्ट जैसा ही है और इसकी आंखें भी काली हैं, बड़े काले रत्नों की तरह। अध्याय 58 रहस्यमय क्षमताएं। ये अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं, कृपया अनुसरण करते रहें। उत्परिवर्तन। वेई वुफू ने कहा। जब वह अपने माउंट से उछला तो उसने अपने मिश्र धातु ब्लेड को बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर गिराया। लिन शेन ने उसे नहीं रोका, लेकिन अपनी बंदूक की नली को ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर मजबूती से निशाना बनाए रखा। यह स्पष्ट था कि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु था और किसी भी मिश्र धातु की तरह वेई वुफू में इस उत्परिवर्ती से लड़ने की ताकत थी, जिसके बारे में लिन शेन चिंतित नहीं थे। लिन शेन को इस बात की चिंता थी कि एक उत्परिवर्तित मशरूम बीस्ट यहाँ क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यह ब्लू ट्रीसी का रास्ता नहीं था। इसके अलावा क्या आसपास कोई और मशरूम बीस्ट था? उसकी नज़र इधर उधर घूमी, लेकिन फिलहाल उसे कोई और मशरूम बीस्ट नज़र नहीं आया। वेई वुफू का ब्लेड पहले ही ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के सिर के ऊपर पहुंच चुका था। अपने मोटे शरीर के कारण आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला, मशरूम बीस्ट ने अपने छोटे छोटे पैरों से जमीन को धक्का दिया और आश्चर्यजनक रूप से वेई वुफू के बिजली की तरह तेज वार को चकमा दिया। उसी समय उसने अपना शरीर घुमाया और उसकी गोल पूंछ वेई वुफू की कमर की ओर मुड़ी। ये बेस वेरिएंट प्राणियों के लिए अद्वितीय हमला करने का तरीका था, जिसे मनुष्य जन्मजात सीमाओं के कारण इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मनुष्यों से लड़ने के आदि म्यूटेटर ऐसे बेस वेरिएंट प्राणियों का सामना करते समय आसानी से एक बड़ा झटका खा सकते थे। स्पष्ट रूप से वेई वुफू युद्ध में एक अनुभवी म्यूटेटर था। जिस क्षण ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने अपनी पूंछ घुमाई, वेई वुफू ने तेजी से अपनी स्थिति बदली, उसके साथ मुड़ा और एक बार फिर मशरूम बीस्ट की गर्दन पर वार किया। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की घूमने की गति वेई वुफू की चाल से आगे नहीं बढ़ सकती थी। पूंछ जो भयंकर रूप से घूमती थी, हमेशा वेई वुफू से कुछ दूरी पर होती थी, लेकिन वेई वुफू का ब्लेड ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की गर्दन को काटने वाला था। सुंदर चाल तकनीक, सुंदर ब्लेड तकनीक। लिन शेन मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। जब वेई वुफू ने उसे ब्लेड तकनीक सिखाई तो उसने लिन शेन को बताया था कि चाल तकनीक और ब्लेड तकनीक एक साथ चलती हैं। एक अच्छी चाल तकनीक के बिना कोई ब्लेड तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकता। बिना चाल के केवल ब्लेड तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना व्यर्थ है। दुर्भाग्य से लिन शेन की नज़दीकी मुकाबले में प्रतिभा औसत दर्जे की थी। इतने लंबे समय तक वेई वुफू के साथ प्रशिक्षण लेने के बावजूद वह केवल बुनियादी बातें ही सीख पाया था। जब लिन शेन ने सोचा कि वेई वुफू सफल होने वाला है, चाहे ये भ्रम हो या न हो, लिन शेन को लगा कि उसने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की आंखों में एक चालाक रोशनी देखी है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, तुम धोखा खा गए हो। अगले ही सेकंड ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की घुमावदार हरकत अचानक रुक गई। वेई वुफू का सामना करने लगा। उसके मोटे पंजे ऊपर उठे और आश्चर्यजनक रूप से उतरते हुए अलॉय ब्लेड को पकड़ लिया। फिर अपने पंजे को घुमाते हुए अलॉय ब्लेड एक क्लिक के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट हवा में उछला। उसके मोटे पिछले पैरों ने बीच हवा में वेई वुफू पर किक की बौछार कर दी। अरे, यह मशरूम बीस्ट वास्तव में कुंग फू जानता है। लिन शेन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की हरकतों की झड़ी ने उसके सिर की त्वचा को झंझना दिया। वेई वुफू ने अपने टूटे हुए ब्लेड के हैंडल को फेंक दिया और लगातार अपनी बाहों से हमला किया। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के धातु के मोटे पैरों से टकराया और धातु की खनकती आवाज़ों की एक श्रृंखला बनाई। प्रत्येक टक्कर के साथ वेई वुफू ने एक कदम पीछे हट लिया। जाहिर है कि उसकी बाहों की ताकत ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के पैरों की ताकत के बराबर नहीं थी। आदमी और जानवर दोनों की ताकत मिश्र धातु स्तर के शिखर पर थी, शायद एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थी।
हालांकि एक निश्चित मात्रा में ताकत होने का मतलब यह नहीं है कि कोई हमेशा उस स्तर का बल लगा सकता है। वास्तव में वास्तविक युद्ध में 20 की ताकत होने का मतलब है कि सीमा 20 है। आमतौर पर कोई व्यक्ति केवल 10 से 1 दर्जन ताकत ही लगा सकता है, जब तक कि उसे प्रशिक्षित न किया जाए, बल लगाने की एक विशिष्ट विधि का उपयोग न किया जाए और पहले से तैयार न हो, अन्यथा 20 की पूरी ताकत लगाना मुश्किल है। यहाँ तक कि वेई वुफू जैसे व्यक्ति के लिए जो शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल और तकनीकों के साथ है, वह तेज गति वाली लड़ाई के बीच अपनी ताकत का केवल 70% ही उपयोग कर सकता है। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के उतरने के बाद वह तेजी से फैल गया और अपनी पूंछ को एक स्वीपिंग लेग की तरह हिलाया, जो मानव युद्ध कौशल की एक तकनीक है। अपनी पूंछ को वेई वुफू के पैरों की ओर तेजी से हिलाया, जिससे लिन शेन अविश्वसनीय रूप से घबरा गया। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के हमले के पैटर्न सहज रूप से प्रवाहित हुए, जिससे लिन शेन को निराशा हुई। उसका अपना युद्ध कौशल बेस वेरिएंट प्राणी जितना भी अच्छा नहीं था। अगर वह लड़ाई में होता, भले ही उसकी ताकत और गति बहुत अलग न हो, तो वह शायद ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट द्वारा पहले ही गिरा दिया गया होता। वेई वुफू भावनाओं से रहित एक युद्ध मशीन की तरह लग रहा था। चाहे ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट ने कितने भी आश्चर्यजनक हमले किए हों, कोई भी उसके हाव भाव में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं ला सका। वेई वुफू तब भी परेशान करने वाला शांत और संयमित रहा, जब ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के पंजे उसकी पलकों को छूने से बमुश्किल चूक गए, जिससे वह पलकें झपकाने में असमर्थ हो गया। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी हरकतें लगातार बदल रही थीं, फिर भी उसका हाव भाव एक समान रूप से भावशून्य था। वेई वुफू ने ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के हमले की लहरों से सबसे प्रभावी तरीके से बचाव किया। जैसे ही ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट हवा में उछला और थोड़ी सी गलती की, वेई वुफू उसके नीचे कूद गया, उसकी पूंछ पकड़ ली और एक शक्तिशाली कंधे के साथ उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की पुतलियां सिकुड़ गईं और अगले ही सेकंड में वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसके पैर वेई वुफू की ओर बेतहाशा लात मारने लगे। जिस क्षण वेई वुफू ने उसे छोड़ा और पीछे हट गया, ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट का फ्लिप के साथ खड़ा होने में कामयाब रहा, फिर पीछे की ओर छलांग लगाई, जिससे वह और वेई वुफू के बीच कुछ दूरी बन गई। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट अपनी बड़ी काली मणि जैसी आंखों से वेई वुफू को घूर रहा था। उसका शरीर अत्यधिक क्रोध से बेकाबू होकर कांप रहा था। जैसे ही वेई वुफू ने एक बार फिर उस पर हमला किया, उसने अचानक देखा कि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के सिर पर मशरूम की टोपी बल्ब की तरह चमक रही थी, जिससे एक धुंधली सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। इस खोज ने वेई वुफू को वहीं रोक दिया और ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट को करीब से देखने लगा। हालांकि वेई वुफू का नाम वुफू था, लेकिन वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। जहाँ कुछ असामान्य है, वहाँ कोई राक्षस अवश्य होगा, वह देख रहा था। फिर भी ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट ने उसे देखने का समय नहीं दिया, क्योंकि वह मशरूम कैप के साथ सीधे उस पर हमला कर रहा था। बेहद सतर्क होने के कारण वेई वुफू ने उसके सिर पर मुक्का नहीं मारा, बल्कि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के हमले के प्रभाव से बचते हुए जल्दी से किनारे हट गया। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट अचानक रुक गया, उसका शरीर तेजी से नीचे गिरा। उसके बाद वेई वुफू की कमर पर एक भयंकर पूंछ का वार किया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और वेई वुफू समय पर बच नहीं सका, केवल अपनी पिंडली से आने वाली पूंछ को रोकने के लिए एक पैर उठा सका। खटखट, जंगल में धातु के टकराने की आवाज गूंजी। वेई वुफू 2 कदम पीछे हट गया, ये देखकर चौंक गया कि जिस मिश्र धातु के कवच पर उसकी पिंडली ने ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट से संपर्क किया था, वह तेजी से पीछे हट रहा था। वेई वुफू अभी भी अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्तियों का उपयोग कर रहा था। उसका मिश्र धातु शरीर समाप्त नहीं हुआ था, फिर भी उसकी पिंडली पर धातु का कवच पीछे की ओर खिंच गया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक मिश्र धातु कवच फिर से नहीं बन पाया। ये पीछे हट गया, टूटा या गिरा नहीं। उसकी पिंडली पर वह क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे कि धातु के उस स्थान पर कोई प्राकृतिक दोष था जहां कभी धातु थी। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट ने बिना रुके अपने लगातार हमले जारी रखे और वेई वुफू जब भी संभव हुआ बच निकला या अन्यथा एक कठिन अवरोध के लिए खुद को तैयार किया। अजीब बात यह है कि जहां भी उसका शरीर ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के संपर्क में आया, धातु का कवच बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिसे फिर से वापस बुलाना असंभव था। ये किस तरह की शक्ति है? लिन शेन ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह अब और लड़ाई नहीं देख सकता था। उसने ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। ब्लैक आर्मर्ड बी से रूपांतरित पालतू कैप्सूल एक गोली की तरह बाहर निकला और ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करने वाली मशरूम कैप को अविश्वसनीय गति से मारा। क्लैंग, मध्य हवा में ब्लैक आर्मर्ड बी, जो पहले से ही लड़ाकू रूप में थी, अपनी पूंछ आगे और सिर पीछे करके और क्रिस्टल बेस से ज्यादा गति से उसके डंक ने बल्ब जैसी मशरूम कैप पर जोर से प्रहार किया। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यह ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की चमत्कारी शक्तियों की कुंजी थी। अगर वह इसकी मशरूम कैप को नष्ट कर सकता है, तो शायद यह इसकी रहस्यमय क्षमता को तोड़ देगा। अध्याय 59, द बीस्ट होर्ड। ब्लैक आर्मर्ड बी का सबसे कठोर हिस्सा इसकी पूंछ के अंत में लगा डंक था, जिसकी कठोरता 19.8 और दृढ़ता 19.6 थी, जिसमें कठोर और कठोर दोनों विशेषताएं थीं।
इसके अलावा 44 पॉइंट की गति वृद्धि और इसके सहज कौशल पेनेट्रेटिंग स्टिंग के साथ मधुमक्खी की पूंछ की विनाशकारी शक्ति एक अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। एल द जो क्रिस्टल बेस लेवल पर था, उसका सिर सीधे छेद दिया गया था। भले ही वह उस समय क्रिस्टल बेस फॉर्म का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन यह उस भयानक विनाशकारी शक्ति को दर्शाने के लिए पर्याप्त था जिसे ब्लैक आर्मर्ड बी एंजल व्हील के साथ प्राप्त कर सकता था। सामान्य परिस्थितियों में मिश्र धातु स्तर की ताकत मुश्किल से एक भी हिट का सामना कर सकती थी। सबसे खराब स्थिति में दोनों शामिल टकराव पर बिखर जाएंगे। फिर भी जब ब्लैक आर्मर्ड बी का डंक ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की टोपी से जोर से टकराया तो एक विचित्र दृश्य हुआ। ब्लैक आर्मर्ड बी का शरीर मानो अविश्वसनीय रूप से कठोर मिश्र धातु से भंगुर टोफू के अवशेषों में बदल गया हो। मशरूम की टोपी से टकराने पर मुड़ गया और विकृत हो गया और फिर टुकड़ों के विस्फोट में बिखर गया, जबकि मशरूम का सिर एक लाइट बल्ब जैसी सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। एक भी खरोंच नहीं आई। वे चलो। लिन शेन ने इस तरह के अजीब दृश्य को देखने के बाद लगभग सहज रूप से अपने घोड़े को पीछे की ओर मोड़ दिया। साथ ही ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर एक गोली चलाई, जिससे वेई वुफू को भागने का समय मिल गया। लगभग उसी क्षण जब लिन शेन के शब्द उसके मुंह से निकले, वेई वुफू अपने घोड़े पर चढ़ गया था और लिन शेन के पीछे तेजी से सरपट दौड़ रहा था। अब ये कोई मुद्दा नहीं था कि वे जीत सकते हैं या नहीं। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की विचित्र क्षमताओं का पता लगाने से पहले और अधिक लड़ना आसानी से उनकी जान ले सकता था। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की आंखें काले रत्नों की तरह गहरी लिन शेन को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी नफरत उस पर डाल दी है। उसने लिन शेन की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर दूसरी गोली लग गई। हालांकि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की क्षमताएं अजीब थीं, लेकिन आखिरकार वह अभी भी मिश्र धातु स्तर पर था। जाहिर तौर पर वह इतना तेज नहीं था कि एंजल रिवॉल्वर द्वारा चलाई गई गोलियों से बच सके। पालतू कैप्सूल बाहर निकला और हवा में चमक के साथ मिश्र धातु स्तर पर एक क्रॉस हॉर्न्ड हॉर्स में तब्दील हो गया। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट से टकराया। क्रॉस हॉर्न्ड हॉर्स घोड़े जैसा लेकिन गैंडे जैसा, सामने एक सींग था जो क्रॉस के आकार का था। वह प्राणी कहीं और विशेष रूप से कठोर नहीं था, सिवाय उस क्रॉस आकार के सींग के जो बहुत कठोर था, ब्लैक आर्मर्ड बी के डंक के बराबर। लिन शेन ने अपने चौथे भाई की तिजोरी से इसे विशेष रूप से खोजा था और एंजल रिवॉल्वर से लैस इसकी मारक शक्ति भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी। इस पालतू जानवर को पाने के लिए उसने अपने चौथे भाई की तिजोरी का ताला भी तोड़ दिया था। क्रॉस हॉर्न्ड हॉर्स का क्रॉस आकार का सींग ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के शरीर से टकराया, जिसे लिन शेन ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा। सींग, जो स्पष्ट रूप से बहुत कठोर था, अचानक ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के शरीर से संपर्क करने पर नर्म हो गया, प्रभाव से अविश्वसनीय रूप से झुक गया। ये केवल सींग नहीं था, क्रॉस हॉर्न्ड हॉर्स का पूरा शरीर भी नर्म हो गया। शक्तिशाली प्रभाव ने इसे गुब्बारे की तरह पैनकेक के आकार में कुचल दिया, फिर तुरंत विस्फोट हो गया, टुकड़ों की बौछार में बदल गया और बेस म्यूटेशन द्रव को छिड़क दिया। हालांकि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट का शरीर पूरी तरह से बरकरार रहा, केवल मजबूत प्रभाव से कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। अपने रुख को पुनः प्राप्त करने के बाद ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट ने एक अजीब चीख निकाली और गुस्से में लिन शेन का पीछा किया। बूम 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 बूम। लिन शेन ने अपने घोड़े को दौड़ने के लिए प्रेरित करते हुए अपनी कमर घुमाई और ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर लगातार गोली चलाई, क्योंकि एक के बाद एक पेट कैप्सूल बिजली की गति से बाहर निकल रहे थे और बेस म्यूटेशन पेट में तब्दील हो रहे थे जो हवा में ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट से टकरा रहे थे। बेशक ये पेट एलॉय लेवल के नहीं थे, बल्कि स्टील कैप्सूल थे जिन्हें लिन शेन ने लोड किया था। स्टील पेट के पास ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट को घायल करने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम थी, लेकिन एंजल रिवॉल्वर द्वारा उन्हें दी गई गति ने उन्हें शक्तिशाली प्रभाव बल दिया। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर हर हिट उसे कुछ कदम पीछे धकेल देती, जिससे उसे पकड़ना असंभव हो जाता। सभी 7 कैप्सूल फायर करने के बाद लिन शेन ने अपनी जेब में हाथ डाला और लोड करने के लिए कुछ और स्टील पेट कैप्सूल निकाले। स्टॉक पर खींचने से चाबी का चैम्बर भी खुल गया, जिसमें पिछली चाबियां पहले से ही पालतू जानवरों की मौत के कारण अपने आप टूट चुकी थीं। उसने संबंधित पेट की चाबियों को चैम्बर में लोड किया, पूरी गति सुचारू और तरल थी, और फिर पीछा कर रहे ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट पर एक और वॉली फायर किया। शूटिंग से ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट गुस्से में उछल पड़ा, लेकिन वह पकड़ नहीं सका और जल्दी से हिल गया। जैसे ही लिन शेन ने सोचा कि वह सफलतापूर्वक बच सकता है, उसने मशरूम बीस्ट के ऊपर मशरूम कैप को देखा, जो सफ़ेद रोशनी बिखेर रहा था। अचानक उसकी चमक तेज हो गई, जो मूल रूप से एक ऊर्जा बचत लैंप की तरह एक मंद प्रकाश था, अब एक छोटे सूरज की तरह चमक रहा था, जो सभी दिशाओं में प्रकाश बिखेर रहा था। तभी लिन शेन ने फिर से वह अजीब चीख सुनी, जो अवर्णनीय थी, किसी जानवर की दहाड़ की तरह, फिर भी कीट के गाने जैसी, हर मायने में विचित्र। जब लिन शेन उस प्राणी की हरकतों पर हैरान था, तो उसने अचानक वेई वुफू की तेज आवाज़ सुनी, आगे बढ़ो। लिन शेन ने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट से अपनी नज़र हटाई और आगे देखा, जहां उसने देखा कि पहले बंजर डामर सड़क से सफ़ेद धब्बों वाले बर्तन के ढक्कन के आकार के लाल मशरूम उग रहे थे।
लाल मशरूम आश्चर्यजनक गति से उग रहे थे और पलक झपकते ही आगे की सड़क और दोनों तरफ के जंगल उनसे भर गए। ऐसा लग रहा था कि वे अंतहीन हैं, उनकी सही संख्या अज्ञात है। पॉप पॉप, एक एक करके लाल मशरूम उगाए, लाल कैप मशरूम बीस्ट में बदल गए जो लिन शेन और वेई वुफू पर सभी दिशाओं से कर्कश चीखों के साथ हमला कर रहे थे। तोड़ो! लिन शेन जानता था कि वह रुक नहीं सकता। अगर वे चारों ओर से घिर गए तो उनके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, एक लगभग निश्चित मौत का जाल। एकमात्र विकल्प याशेन बेस पर वापस भागना था। वेई वुफू ने आगे बढ़कर लिन शेन के लिए रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़कर हमला किया, उन पर झुंड बनाकर हमला करने वाले मशरूम जानवरों को एक तरफ धकेल दिया और अपनी मुट्ठी घुमाकर उन जानवरों को कुचल दिया जो उनकी तरफ छलांग लगा रहे थे। लिन शेन उछलकर ऊपर आया और अपने घोड़े की पीठ पर पलटकर तेजी से हमला किया, पीछे से हमला करने वाले लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों के एक्यू पॉइंट को सील कर दिया। लाल टोपी वाले मशरूम जानवर, जिनके एक्यू पॉइंट सील थे, जमीन पर गिर गए और फिर दूसरों द्वारा रौंद दिए गए और बिना किसी निशान के जल्दी से गायब हो गए। धमाका धमाका, जमीन हिलने लगी और फिर उन्होंने इसे देखा, एक नीली टोपी वाला मशरूम विशालकाय जानवर, जिसकी विशाल नीली टोपी जंगल से ऊपर उठी हुई थी, एक असली टायरानोसोरस रेक्स जितना विशाल, शायद उससे भी बड़ा। हर कदम पर जमीन कांपती हुई लग रही थी और हालात और भी बदतर हो गए। दूसरी तरफ के जंगल से एक और विशाल ब्लू कैप मशरूम जायंट बीस्ट दिखाई दिया, जिसने दोनों दिशाओं से यशेन बेस की ओर उनका रास्ता रोक दिया। उनके पीछे ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट लगातार उनका पीछा करते रहे, तेजी से दूरी कम करते गए, जबकि रेड कैप मशरूम बीस्ट ज्वार की तरह उनके चारों ओर उमड़ पड़े। अरे, यह क्या बकवास है! उत्परिवर्ती जीव जिनका मैंने पहले कभी जिक्र तक नहीं सुना, वे यहाँ झुंड में हैं, ये कैसी बदकिस्मती है! लिन शेन ने अपना सुपर बेस चेंज सक्रिय किया, क्योंकि उसका कवच लाल गर्म चमकने लगा, अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वेई वुफू हवा में उछल पड़े, ब्लू कैप मशरूम जायंट बीस्ट में से एक की ओर दौड़े। मैं रास्ता साफ कर दूंगा, तुम जाओ। नीली टोपी वाला मशरूम विशालकाय जानवर सिर के बल पर हमला करता हुआ, मानो स्वर्ग से कोई बड़ा हथौड़ा आया हो, और वेई वुफू की मुट्ठी से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ नीली टोपी वाले मशरूम विशालकाय जानवर का शरीर पीछे की ओर मुड़ गया, क्योंकि वेई वुफू के मुके ने उसकी नीली धातु वाली मशरूम टोपी को क्षतिग्रस्त कर दिया। वेई वुफू की आकृति भी भयानक बल से हिलती हुई आकाश से नीचे गिरी, लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों के एक समूह के बीच उतरी और अपने दुश्मनों को तुरंत काट डाला। एक और नीली टोपी वाले मशरूम विशालकाय जानवर को धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ हमला करते हुए और उसके पीछे काली टोपी वाले मशरूम जानवर को देखकर लिन शेन के पास अपने वाहन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही एंजल रिवॉल्वर से एक कैप्सूल फायर हुआ, उसका फिगर तेजी से आगे बढ़ा, नीली टोपी वाले मशरूम विशालकाय जानवर के पीछे भागा और एक त्वरित स्पर्श से उसके एक्यू पॉइंट को सील कर दिया, जिससे विशालकाय जानवर वहीं जम गया। लिन शेन ने समय रहते ही मुड़कर देखा कि उसकी मिश्र धातु वाली माउंट को काली टोपी वाले मशरूम जानवर ने दो हिस्सों में फाड़ दिया है, जो फिर मुड़ा और एक बार फिर से उग्र रूप से उसका पीछा करने लगा। थोड़ी सी कठोरता के बाद नीली टोपी वाला मशरूम विशालकाय जानवर भी मुड़ा और बड़े कदमों से उसका पीछा करने लगा। उसने काली टोपी वाले मशरूम जानवर के एक्यू पॉइंट को सील नहीं किया, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि उसके महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ स्थित हैं। लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों की लहरें उसके चारों ओर उमड़ती रहीं। लिन शेन ने अपने दांत पीस लिए और आगे की ओर दौड़ पड़ा। अपने सुपर बेस चेंज की ताकत से वह एक मुक्का मारकर लाल टोपी वाले मशरूम बीस्ट की टोपी को फोड़ सकता था, जिसके लिए उसे एक्यू पॉइंट सील करने की भी जरूरत नहीं थी। वह उनके शरीर पर रौंदता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक के बाद एक धधकती आग की तरह मुक्का चिंगारी उड़ती हुई लाल टोपी वाले मशरूम बीस्ट लिन शेन के पैरों के नीचे गिर गए, लेकिन उन्होंने उसके भागने में भी बाधा डाली। जैसे ही ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट और ब्लू कैप मशरूम जायंट बीस्ट फिर से पकड़े गए, लिन शेन ने अपने दांत पीसते हुए एक और गोली चलाने की तैयारी की। अचानक उसने महसूस किया कि उसका बैकपैक हिल रहा है। अंदर का मोटा पक्षी धक्का मुक्की से जाग गया। उसने ढक्कन खोला और बाहर कूद गया। लिन शेन, उसे पकड़ने में असमर्थ, अपनी बंदूक से गोली चला दी, जिससे ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के साथ अंतर बढ़ गया। जैसे ही वह हमला जारी रखने वाला था, उसने देखा कि पहले उग्र भीड़ रहस्यमय तरीके से शांत हो गई थी। अध्याय 60, दमन। सभी मशरूम बीस्ट ने हिलना बंद कर दिया, उनकी आंखें लिन शेन की तरफ टिकी हुई थीं। इस भयानक दृश्य ने लिन शेन और वेई वुफू को भी अनजाने में अपनी जगह पर रुकने और पीछे देखने के लिए मजबूर कर दिया। देखने पर दोनों हैरान रह गए। उनके पीछे मशरूम बीस्ट ने भी अपना हमला बंद कर दिया था, जिसमें ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट भी शामिल था। अंतर यह था कि उसकी मशरूम कैप के ऊपर एक कबूतर बैठा था, जो स्नोबॉल की तरह मोटा था। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट स्थिर खड़ा था, उसकी चमकदार मशरूम कैप अपने मूल काले रंग में वापस आ गई थी। लिन शेन ने उसकी अभिव्यक्ति को समझ लिया, उसकी आंखों के कोनों में अनियंत्रित रूप से झपकियां आ रही थीं। फेइज़ आई, यहाँ क्या हो रहा है?
लिनशेन हैरान और प्रसन्न दोनों था, ये निर्धारित करने में असमर्थ था कि उसके अजीब सफ़ेद पक्षी फेइज़ाई ने पूरे मशरूम बीस्ट गिरोह को अपना हमला रोकने के लिए क्या किया था। ये निश्चित था कि मशरूम बीस्ट ने अपनी चलने की क्षमता नहीं खोई थी। वे ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के ऊपर बैठे फेइज़ाई को गुस्से से घूर रहे थे, उनकी आंखें लगभग आग उगल रही थीं, फिर भी उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कू कू फेइज़ाई ने कबूतर की तरह कूक की और उसके पंजों के नीचे ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट अचानक हिलने लगा। लिनशेन और वेई वुफू सहज रूप से पीछे हट गए, केवल यह महसूस करने के लिए कि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट उन पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि आगे बढ़ रहा था। उसकी गति तेज नहीं थी। सामने के मशरूम बीस्ट धीरे धीरे अलग हो गए, फिर भी उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। यह क्या माना जाता है? बंधक बनाना। लिनशेन और दूसरे ने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट का पीछा किया क्योंकि वे मशरूम बीस्ट की भीड़ के बीच से चले गए। वे जहां भी गए, मशरूम बीस्ट अनिच्छा से अलग हो गए, एक रास्ता बनाते हुए। यहां तक कि दो नीली टोपी वाले मशरूम विशालकाय जानवरों ने भी गुस्से से दहाड़ने के बाद अपने विशाल शरीर को एक तरफ कर दिया। अनेक मशरूम जानवरों की चौकस निगाहों के सामने दोनों ने बंधक बने काले टोपी वाले मशरूम जानवर का पीछा किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। फेइज़ाई काले मशरूम की टोपी पर खड़ी थी, कभी कभी एक कोयल की आवाज़ निकालती थी, जैसे कि मशरूम जानवरों को चेतावनी दे रही हो कि वे जल्दबाजी में काम न करें। कई मील की यात्रा करने के बाद वे आखिरकार मशरूम बीस्ट की भीड़ से गुजरे। पीछे के जानवर फिर से हमला करने के लिए तैयार लग रहे थे। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट रुक गया, आगे नहीं बढ़ा और लिनशेन और उसके साथी को खतरनाक नज़रों से घूरने लगा। कू कू फेइज़ाई ने लिनशेन को कुछ बार पुकारा, मानो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। लिनशेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और एक साथ याशेन बेस की दिशा में तेजी से भागे। जब वे भाग रहे थे, लिनशेन फेइज़ाई की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई, ये सोचकर कि वह बाद में कैसे बच पाएगा। फेइज़ाई ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के ऊपर स्थिर रहा जब तक कि लिनशेन और उसका साथी काफ़ी दूर नहीं चले गए, फिर वह अचानक एक झटके में गायब हो गया। लिनशेन ने महसूस किया कि उसका बैकपैक भारी हो रहा है। किसी तरह फेइज़ाई बैकपैक के अंदर वापस आ गया था। पीछे से ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की अजीब चीखें आईं, जो तीव्र घृणा और अनिच्छा से भरी हुई थीं, मानो लिनशेन और उसके साथी को चेतावनी दे रही हों कि वे फिर कभी खुद को न दिखाएं, नहीं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लिनशेन और वेई वुफू पीछे देखे बिना हताश होकर भागे। बैकपैक के अंदर फेइज़ाई की लाल आंखें दरार से झांक रही थीं, ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को ठंडी निर्दयता से देख रही थीं, जो अंधेरे नरक की छाया से रक्त लाल आंखों की तरह थी। मशरूम बीस्ट की भीड़ के बिना एक दर्जन मील से अधिक दौड़ने के बाद आखिरकार दोनों ने अपनी सांस लेने के लिए रुक गए। लिनशेन के शरीर पर कवच पीछे हट गया था और उसे लगा जैसे उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। बैकपैक उतारकर उसने ढक्कन खोला, एक बेस म्यूटेशन अंडा निकाला और उसे फेइज़ाई को खिलाते हुए खुशी से कहा, फेइज़ाई, अच्छा किया। फेइज़ाई ने अपना गोल मटोल सिर बाहर निकाला, अपना मुंह खोला और छोटे बेस म्यूटेशन अंडे को निगल लिया। फिर उसने लिनशेन की हथेली को अपने सिर से प्यार से सहलाया। वह बहुत ही मूर्ख और प्यारा लग रहा था। अगर यह सब उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो ये कल्पना करना मुश्किल होता कि यह प्यारा मांसल पालतू जानवर फेइज़ाई वास्तव में भयानक ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को दबा सकता है। इसके बिना लिनशेन और वेई वुफू को वहां से सुरक्षित निकलने में मुश्किल होती। मैं बस इस परेशानी वाली जगह से दूर जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय मैं और भी बड़ी समस्याओं में फंस गया हूँ। लिनशेन ने अपना बैग फिर से लटकाने के बाद वेई वुफू से कहा, उस ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने पहले ही हमसे दुश्मनी कर ली है। अब याशेन बेस को छोड़ना बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है कि हमारे पास याशेन बेस के भीतर अस्थायी आश्रय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, वेई वुफू ने बिना किसी आपत्ति के सहमति जताई। दो स्टील लेवल आयरन हॉर्न वाले घोड़ों को बुलाते हुए, क्योंकि कोई मिश्र धातु माउंट उपलब्ध नहीं था, दोनों लोगों को काम चलाना पड़ा। याशेन बेस पर वापस लौटते हुए लिनशेन ने आगे क्या करना है, इस पर विचार करते हुए यात्रा बिताई। ब्लू ट्री सी से जानवरों की लहरें सामान्य से बहुत दूर थीं और यह अज्ञात था कि कितने भयानक मशरूम जानवर अंदर रहते थे। एक बार ज्वार बनने के बाद यह अनिश्चित था कि याशेन बेस इसका सामना कर पाएगा या नहीं। सौभाग्य से याशेन बेस में क्रिस्टल बेस लेवल के शक्तिशाली लोग थे, जो डार्क बर्ड बेस के लोगों की तुलना में काफ़ी मजबूत थे। बेस के रक्षा ढांचे पर भरोसा करते हुए इसे कम से कम वध के लिए कम नहीं किया जाना चाहिए। आधार ये था कि उनके बीच बहुत से क्रिस्टल बेस लेवल के मशरूम जानवर नहीं थे, या कम से कम लिनशेन और उनके समूह ने कोई क्रिस्टल बेस लेवल मशरूम जानवर नहीं देखा था। हालांकि भयानक ब्लैक कैप्ड मशरूम जानवर, साथ ही अनगिनत मशरूम जानवरों की भीड़ के बारे में सोचना अभी भी किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। हमें बसने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने की जरूरत है। मशरूम बीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा थी और लिनशेन को लगा कि याशेन बेस की बाहरी रक्षा रेखाएं टिकने की संभावना नहीं थी। शायद सड़क पर लड़ाई होगी और उन्हें रहने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी।
यशेन बेस के भीतर सबसे अच्छी तरह से किलेबंद स्थान स्वाभाविक रूप से लू परिवार और जू परिवार के थे। जू परिवार पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लिन शेन को उनकी योजनाओं का डर था। लू परिवार एक अच्छा विकल्प था, लेकिन दुर्भाग्य से लिन शेन मदद के लिए लू परिवार से संपर्क करने में कुछ हद तक शर्मिंदा था। बहुत सोच विचार के बाद लिन शेन ने पहले कुछ पालतू जानवर खरीदने का फैसला किया, क्योंकि अभी अभी जो लड़ाई हुई थी उसमें उसके सभी पालतू जानवर लगभग खत्म हो गए थे। अगर जानवरों का ज्वार सच में टूट गया तो एक अपरिहार्य नज़दीकी लड़ाई का इंतजार था, और कम से कम उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसकी एंजल रिवॉल्वर का सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सके। लिन शेन के पास जो मामूली संपत्ति थी उसके साथ वह कोई भी एलॉय पालतू जानवर नहीं खरीद सकता था। गोला बारूद के रूप में उपयोग करने के लिए अधिक स्टील पालतू जानवर खरीदना ही एकमात्र विकल्प था। अगर यशेन बेस गिर गया तो भी उसके पास अपने एंजल रिवॉल्वर और संघर्ष के 7 चरणों का उपयोग करके भागने का मौका हो सकता था। अपने सीमित धन के कारण लिन शेन केवल बाजार की दुकानों में जाकर कुछ सस्ते सामान खरीदने की कोशिश कर सकता था। आखिरकार उन्हें गोला बारूद के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। कोई भी पालतू जानवर, चाहे उसका स्तर या विशेषता कुछ भी हो, काम आ सकता था। थोड़ी देर खरीदारी करने के बाद कम अमीर लिन शेन को 3 अलग अलग दुकानों पर सामानों की तुलना करनी पड़ी। ब्राउज करते समय उसने अचानक एक परिचित व्यक्ति को अपने सामने एक स्टॉल के सामने खड़े होकर मालिक से बात करते हुए देखा। ये यूजेन यहाँ क्यों है? लिन शेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये यूजेन लू किंग की करीबी दोस्त होने के नाते लू परिवार की तरह प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन फिर भी साधारण से बहुत दूर थी। वह बेस म्यूटेशन एग खरीदने के लिए सड़क के स्टॉल पर क्यों आएगी? आज ये यूजेन ब्लाइंड डेट के दिन जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। उसने अपना सामान्य स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था जो उसके अच्छे फिगर को पूरी तरह से छुपा रहा था। हालांकि उसके शरीर के अनुपात अभी भी ध्यान देने योग्य थे और उसकी चिकनी त्वचा और चमकदार काले बालों के साथ वह कुछ हद तक आकर्षक थी। केवल एक कमी ये थी कि ये यूजेन का रूप पारंपरिक अर्थों में मीठा या शुद्ध सौंदर्य नहीं था। अगर वह एक अभिनेत्री बनती तो वह शायद एक सुंदर, मजबूत और क्रूर प्रतिपक्षी की भूमिका में फिट बैठती, जिसके पास योजनाएं होती नायक की टीम को तब तक खत्म करने में सक्षम जब तक कि केवल शीर्षक ही न रह जाए। लिन शेन अवचेतन रूप से ये सुनने के लिए उसके करीब गया कि वह मालिक के साथ क्या चर्चा कर रही थी। थोड़ी देर सुनने के बाद उसकी आंखें बढ़ती हुई हैरानी से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे ये यूजेन के बारे में कुछ अविश्वसनीय रहस्य पता चल गए हैं।